हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया हो? आ, यार एक बात करनी थी तुमसे। एक टॉपिक था जिसका बार बार में मेरे पास में बच्चों की तरफ से आता है, डिमांड आती है कि सर ये टॉपिक पढ़ाया जाए। इस टॉपिक में प्रॉब्लम है। मैं अगर फिज़िक्स का जब रिवीजन की बात आती है और अगर पूछते हैं कि किस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है, तो जनरली 11th क्लास का ऑसिलेशन का एक टॉपिक आता है, डैम्प्ड मोशन, डैम्प्ड ऑसिलेशन। उसके बारे में एक सजेशन आता है, बोले सर इसकी प्रॉब्लम बता दो। तो मैं आज तुम्हें वही टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। घंटे भर का अपना वो टॉपिक होगा और घंटे भर में हम लोग उस चीज़ को अच्छे से सीख लें। देखिए साहब, ऑसिलेशन किसे कहते हैं? मेन पोजीशन के टू एंड फ्रो वाइब्रेशंस को अपन ऑसिलेशन कहेंगे। अब ऑसिलेशन जब हमारा हो रहा है तो ये ऑसिलेशन जो होता है दोस्त, वो मेनली दो तरह का होता है। एक अनडैम्प्ड मतलब फ्री ऑसिलेशन और एक डैम्प्ड। अगर ऑसिलेशन को मैं पूरा क्लासिफाइड कर दूं, पूरा क्लासिफिकेशन उसका निकालें, अगर उसमें से उसका पूरा पोस्टमार्टम कर दें, तो ऑसिलेशन जो होता है मेनली 3-4 तरीके से हम लोग इसको डिसाइड कर सकते हैं। एक हमारा होता है अनडैम्प्ड, जहां किसी तरह का कोई डैम्पिंग फोर्स नहीं होगा। जब बॉडी एसएचएम कर रही होगी तो केवल रीस्टोरिंग फोर्स होगा और रीस्टोरिंग फोर्स के अलावा कोई और फोर्स नहीं होगा, और बॉडी जो है वो अपने केवल रीस्टोरिंग फोर्स की प्रेजेंस में ही वाइब्रेट करेगी। ये मोशन जो कहलाता है वो कहलाता है अनडैम्प्ड मोशन। लेकिन अगर रीस्टोरिंग फोर्स के अलावा अगर एक रेजिस्टिव फोर्स, एक डैम्प्ड फोर्स और आ जावे, तो मोशन बन जाएगा उसका डैम्प्ड मोशन। अब ये जो डैम्प्ड मोशन है, ये डैम्प्ड मोशन भी 3 तरह का होता है। जैसे एक ओवर डैम्प्ड, एक क्रिटिकल डैम्प्ड और एक इसका पार्ट होता है अंडर डैम्प्ड। हमारे लिए अंडर डैम्प्ड बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। फिर एक होता है मेंटेन्ड वाइब्रेशंस। अब ये मेंटेन्ड वाइब्रेशन क्या है साहब? आपने किसी बॉडी को वाइब्रेट करा के छोड़ दिया। अब आप क्या देखोगे कि आफ्टर सम टाइम, अगर आइडियल कंडीशन की बात नहीं की जाए, तो फ्रिक्शन फोर्स, रेजिस्टिव फोर्स होंगे ही होंगे। विस्कॉस फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, रेजिस्टिव फोर्स किसी न किसी रूप में, किसी न किसी फॉर्म में होंगे ही होंगे। तो एक साइकिल में इन फोर्सेस के अगेंस्ट में बॉडी को अपनी एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी को खर्च करना होगा। तो एक साइकिल में जितनी एनर्जी उसने खर्च की है, अगर मैं वो एनर्जी किसी और तरीके से उसको दे दूं, तो इट्स अ मेंटेन वाइब्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बच्चे को, छोटा बच्चा है 2 साल का, झूले पे वो झूल रहा है। अब वो झूले पे झूल रहा है साहब, वो बड़ा चालू चीज़ है। वो बच्चा जो है वो बहुत चालू चीज़ है। आप जैसे उसको झूला दे रहे हो, तब तक वो बड़े आराम से सो रहा है। अब आप ये श्योर हो गए कि साहब बच्चा सो रहा है, और आपने झूला देना बंद किया, और जैसे ही आपने झूला देना बंद किया, वो अपना मुंह खोल कर, वो छोटा सा प्यारा सा मुंह खोल के वहाँ चालू कर देता है। तो बात को आप समझने की कोशिश करें। जब आप उसको शुरुआत में धक्का दिया था तब आपको बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा था, बट उसके बाद में आप क्या कर रहे थे? केवल सिंपल। या आप अपने छोटे ब्रदर को, या कोई पिता अपने बेटी को अगर झूला झुला रहा है, तो पहली बार तो धक्का देगा पूरा फोर्स लगा के, देन आफ्टर सम टाइम वो क्या करेगा? वो केवल हल्का सा फोर्स लगाएगा। वो हल्का सा फोर्स लगाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? एक साइकिल में रेजिस्टिव फोर्स के अगेंस्ट में जितनी उसकी एनर्जी लॉस हुई, सिर्फ मैं वो दे रहा हूं उसको। दिस इज अ मेंटेन्ड वाइब्रेशन। एक होता है फोर्स वाइब्रेशन। तो फोर्स वाइब्रेशन को भी हम लोग देखेंगे, भाई फोर्स वाइब्रेशन क्या होता है, जब टाइम आएगा जब बात करेंगे। फोर्स वाइब्रेशन का ही बहुत स्पेशल केस है रेजोनेंस। अब ये रेजोनेंस कब होगा, फोर्स वाइब्रेशन कब होगा, ये आगे की बात है। फिलहाल हम लोग बात करते हैं अपने टॉपिक की, और अपना टॉपिक डैम्प्ड मोशन मुझे पढ़ाना है, बट अनडैम्प्ड के बारे में मुझे यहां बात करनी पड़ेगी।
आप लोगों ने एक स्प्रिंग को देखा होगा और आइडियल कंडीशन ले रहा हूं, ऐसी कंडीशन कभी हो नहीं सकती, बट हमने पूरा एसएचएम इसी कंडीशन में पढ़ा है। यहां एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये सरफेस पर इसका फ्रिक्शन 0 होगा, एयर का कोई ड्रैग फोर्स नहीं लगेगा, कोई रेजिस्टेंस फोर्स एयर इस पर नहीं लगाने वाली है। यानी कि अगर आप इसको इसकी मेन पोजीशन से यहाँ से आप इसको यहाँ तक खींच के ले आते हो और अब आप अगर इसको छोड़ देते हो तो ये लाइक दैट इस तरह से ये मेन पोजीशन के टू एंड फ्रो वाइब्रेट करेगी। और इसकी इक्वेशन आप लोग लिखते थे कि x = a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई इसकी इक्वेशन होती थी। अगर मैं इसका एक बार डिफरेंशियल करता हूं तो मेरे पास आएगा dx/dt और dx/dt इक्वल टू आ जाएगा आपका a ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। आप ओमेगा की जगह आप इसको ओमेगा नॉट ले लो, काम आएगा आगे ओमेगा नॉट। मैं शुरुआत से लेके चल रहा हूं आपको ताकि आपके पास में किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न ना आए। अगर मैं एक बार और डिफरेंशियल करता हूं, यहाँ पर मेरे पास वेलोसिटी आ चुकी है, इसको कर लेने पर ये वेलोसिटी लिख देता हूँ। अगर एक बार और डिफरेंशियल करूँ तो मेरे पास आएगा एक्सेलरेशन f और वो हो जाएगा अपना d²x/dt² इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर a साइन ऑफ ओमेगा नॉट t प्लस का फाई। ये अपने पास वैल्यू आ गई। अगर मैं इसको देखूं तो ये a साइन ऑफ ओमेगा टी नॉट t प्लस फाई ये हो गया मेरे पास में x जो कि शुरुआत में लिखा हुआ है, यानी d² ऑफ x अपॉन ऑफ dt² इज इक्वल टू माइनस का ओमेगा नॉट स्क्वायर ऑफ x। अगर मैं यहाँ लेके आता हूँ तो ये मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है d²x अपॉन ऑफ dt² प्लस का ओमेगा नॉट स्क्वायर ऑफ x इज इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल फॉर्म हो गया लीनियर एसएचएम का। अब अगर मैं इसी में ही इसका सॉल्यूशन निकालूं, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो इसका सॉल्यूशन क्या मिलने वाला है मुझे, तो इसका सॉल्यूशन मिलने वाला है, अगर मैं इसको सॉल्व करूं, सॉल्व करना अपने सिलेबस में नहीं है, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं क्योंकि इससे मैंने इसको लिया है, तो अगर मैं फिर से इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा x इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा नॉट टी प्लस फाई। यानी यहाँ से हमारे पास में चीज़ वापस ये आ जाएगी। अगर मैं ये बोलता हूँ तो ये कोई बॉडी जो लीनियर एसएचएम करती है उसका इक्वेशन है, तो ये उसका डिफरेंशियल इक्वेशन है। दोनों बात एक ही है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और एक सिंपल आपका उसका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है। तो ये अपने पास में बात आ गई साहब। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको कि जैसे मेरे पास लिखा हुआ है dy/dx, ये डिफरेंशियल फॉर्म लिखी हुई है, इज इक्वल टू लिखा हुआ है मान लो 9, ठीक है। अगर मैं dy की बात करूं तो dy इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 9 ऑफ dx, और अगर मैं दोनों तरफ अगर इंटीग्रेशन कर देता हूं इसका तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 9x प्लस सी। यानी आपका इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है, इस डिफरेंशियल फॉर्म का ये सॉल्यूशन है। यहां हम आराम से कर सकते हैं इसको। और ये इक्वेशन किसकी है, तो ये इक्वेशन आप लोगों को पता है कि ये इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ठीक है सब। मैंने कहा फ्री वाइब्रेशंस हैं, यहां पर केवल इस कंडीशन में रीस्टोरिंग फोर्स के अलावा कोई और फोर्स नहीं लग रहा। बॉडी को मैंने यहां से डिस्प्लेस किया, यहां छोड़ा, बॉडी टक 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 लगातार इस तरह से वाइब्रेट करती रहेगी। यानी अगर हम बात करते हैं, एक पेंडुलम को मैंने लिया और पेंडुलम को मैंने यहां से उठाया और उसको वाइब्रेट कराया इस तरह से, यो छोड़ा यहां से और वो यो वाइब्रेट करेगा, और वो क्या अनंत काल तक ऐसे ही वाइब्रेट करता रहेगा। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए इस कंडीशन में, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा साहब? देखो, आपने यहां पर एक आइडियल कंडीशन की बात किया। ये जो बात आपने किया है ये आइडियल कंडीशन बात किया। देखो, जो भी मैं आपको समझा रहा हूं आप उसको तसल्ली से बैठना और तसल्ली से सीखना। आपका कोई भी काम धाम अगर कोई बचा हुआ है, कोई बाकी है, आपको लगता है कि मेरा ये काम जरूरी है, मुझे करना चाहिए, तो पहले कर लो, क्योंकि आपको उठना नहीं है, आपको जगह नहीं छोड़नी है अपनी। जब तक ये टॉपिक अपना पूरा ना हो तब तक आपको जगह नहीं छोड़नी है। और आपको ये पता लगेगा 1 घंटे के बाद में, आपको ये पता लगेगा बोले यार कि ये तो बहुत सिंपल चीज़ थी, मैं अनावश्यक ही इस चीज़ में परेशान होता रहा था आज तक। बहुत आसान है, मतलब होगी जो चीज़ें बहुत ईजी होंगी। मैं आपसे प्रैक्टिकली ये बात करता हूँ, अगर एक पेंडुलम को मैंने यहाँ से स्विंग कराया, मान लो मैंने पेंडुलम को यहाँ से स्विंग कराया, तो भाई ये पेंडुलम क्या वैक्यूम में है, क्या निर्वात में है क्या ये पेंडुलम? ऐसा तो नहीं है।
पेंडुलम जो है वो वैक्यूम में तो नहीं है, पेंडुलम के तो आसपास जो है वो एयर है। तो जब ये यहाँ से यूँ जा रहा था, इसके आसपास की जो एयर है, ये जो आसपास, जब ये यूँ जा रहा है तो वो एयर अपना ड्रैग फोर्स यूँ लगा रही है, अपना रेजिस्टिव फोर्स यूँ लगा रही है। अब बेचारा पेंडुलम अगर इधर जा रहा है तो रेजिस्टिव फोर्स इधर लग रहा है। तो लगातार इन एयर के मॉलिक्यूल्स के इस फ्रिक्शनल फोर्स, इस विस्कॉस फोर्स के अगेंस्ट में इस पेंडुलम को मैकेनिकल एनर्जी लगानी होगी। तो इसकी एनर्जी लगातार कम होगी। अब इसकी एनर्जी लगातार कम हो रही है तो इसके डिस्प्लेसमेंट का जो एम्पलीट्यूड है वो टाइम के साथ में लगातार कम होता जाएगा और फाइनली ये टक 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 करते हुए रुक जाएगा। ठीक ऐसे ही यहां होता है। जब मैंने इसको यहां से यहां तक डिस्प्लेस किया, मैं इसको छोड़ देता हूं, तो भैया मेरे जब ये यहां से आपने इसको यहां छोड़ा, जब ये वापस जाएगा तो फ्रिक्शनल फोर्स यूं लगेगा, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन यूं है और फ्रिक्शनल फोर्स इसमें यूं लगेगा। जब ये यूं जा रहा था तो फ्रिक्शनल फोर्स यूं लग रहा था, जब आपने इसको अंदर जाने दिया तो फ्रिक्शनल फोर्स यूं लग रहा है। यानी यहां पर भी एक फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स कह लो, एयर का ड्रैग फोर्स कह लो, एयर का विस्कॉस फोर्स कह लो, ये और जो सरफेस और ये जो बॉडी दोनों एक दूसरे के जहां कांटेक्ट में आ रही है वहां का फ्रिक्शनल फोर्स कह लो, ये सब लोग मिलकर इसके मोशन का अपोज कर रहे हैं। यानी अगर मैं इस ब्लॉक m मास के ब्लॉक को यहां से यहां अगर खींचता हूं और अगर मैं यहां से यहां तक इसको जाने देता हूं, तो उस वक्त इस पर दो फोर्स काम करते हैं। एक आपका स्प्रिंग फोर्स जो कि आप जानते हो माइनस का kx के नाम से फेमस है, ये आपका रीस्टोरिंग फोर्स है। अगर ये रीस्टोरिंग फोर्स माइनस का kx है तो ये SHM है, माइनस का kx स्क्वायर माइनस का kx क्यूब अगर इस तरह से हो जाता, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, तो उस वक्त आपका मोशन SHM नहीं होता। मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहता क्योंकि मैंने वो बातें SHM में काफ़ी डिटेल में तुम लोगों के साथ में कर ली है। तो F1 इक्वल टू माइनस का kx हो गया साहब। इसी तरह से एक और फोर्स F2 लग रहा है। F2 जो है वो प्रोपोर्शनल है इस ब्लॉक की वेलोसिटी के, और F2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ BV है। यानी कि ये जो फोर्स लगा, जो रेजिस्टिव फोर्स लगा, जो ड्रैग फोर्स लगा, ये वाला जो फोर्स लग रहा है ये प्रोपोर्शनल है इस ऑब्जेक्ट के, इस बॉडी की वेलोसिटी के। और F2 जो है वो है माइनस ऑफ BV। जहां ये B क्या है साहब, ये B है आपका डैम्पिंग कांस्टेंट। नाम मेरा ध्यान से सुने जो मैं बोल रहा हूं इसको, दिस अ डैम्पिंग कांस्टेंट B। अगर मैं इसकी डायमेंशन की बात करूं तो इसकी जो डायमेंशन निकलने वाली है या इसकी जो यूनिट निकलने वाली है वो आ गई सीधी आप फोर्स अपॉन वेलोसिटी इज इक्वल टू आपका B। यानी कि आपका हो गया F अपॉन B। और इसको अगर मैं डायमेंशन में लिखूंगा तो ये आएगा दोस्त M1, ये आपका L1, ये आपका T माइनस का 2, और V के आप लोग जानते ही हो L1 और T माइनस का 1 होती है। अगर मैं इसके लिए सॉल्व करूं तो एक तो हो गया मेरे पास M1, ये L हो गया भैया 0 और T हो गया -1। अगर मैं इसको देखते हुए इसकी यूनिट बनाने की कोशिश करूं तो ये हो गई मेरे पास में B की यूनिट हो गई दोस्त, एक तो हो गई kg अपॉन ऑफ सेकेंड, यानी कि
बी की यूनिट याद रखना, भूल ना जाना, गड़बड़ मत कर देना। बी की यूनिट होती है केजी पर सेकंड। न्यूमेरिकल्स में ये बी की जो यूनिट है वो ग्राम पर सेकंड में भी देगा, तो याद रखना ग्राम पर सेकंड में नहीं है, उसको केजी पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेना। यानी बी जो आप डैम्पिंग कांस्टेंट कह रहे हो, ये की पॉइंट है इस चीज का। यानी कि अगर बी को समझ डाला तो डैम्प्ड मोशन झींगा लाला, मतलब सीधी सी बात। बी खास है, अगर बी नहीं तो फिर ये चैप्टर ही नहीं, ये पार्ट ही नहीं। बी हटा दो, कोई मतलब नहीं है इसको पढ़ने का। सिर्फ बी है तो सब कुछ है। और फिर यहां तो जो बना है वो देख क्या बना है, इस माइनस को हटा दे, बी वी, मतलब ये है तो सब कुछ है, ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है, मतलब समझ जा। बड़ी हंसी आ रही है, बाद में रोएगा। F2 इक्वल टू माइनस का बी बी, यानी कि जो आपका v है दोस्त, जो आपका b है वो ये है, ये जो आपका F2 है, F2 इज प्रोपोर्शनल टू आपका v है। और यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। देख, ड्रैग फोर्स के बारे में बता देता हूँ। ड्रैग फोर्स जो होता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के, ऑब्जेक्ट की स्पीड के प्रोपोर्शनल होगा, और उसकी अगर डायरेक्शन की बात करोगे तो हमेशा उसकी डायरेक्शन के अपोजिट होगा। अगर मैं तुझे एक छोटी सी बात बताऊं और वो तूने नोट की है, जैसे तू तेरी बाइक पे चल रहा है और आपकी बाइक जो है वो उसकी स्पीड काफ़ी कम है, तो एयर का जो ड्रैग फोर्स हम पे लगता है, जो रजिस्टिव फोर्स लगता है वो काफ़ी कम है। यानी हमारी स्पीड कम है तो एयर का जो ड्रैग फोर्स होता है वो भी हम पर कम होता है। लेकिन अगर मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ा देता हूँ, तो अगर मैंने मेरे यहाँ पर वो करा होगा, आप लोगों ने भी पतंग काइट कोई अगर आपने यहाँ लगा ली हो, या पैदल भी चलते हुए आप जब यूँ खड़े हो या धीरे धीरे चल रहे हो तो आपकी काइट नीचे गिर जाती है, बट अगर आप यूँ चलते हो तो आपकी काइट यहाँ चिपकी हुई रहेगी, क्योंकि यहाँ से एक फोर्स लग रहा है उस पर, और एयर का जो फोर्स लग रहा है वो आपके मोशन की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, यही ड्रैग फोर्स है। तो जब आपकी बाइक धीमी गति से चल रही है, धीरे चल रही है, तो एयर का रजिस्टिव फोर्स आप पर कम होता है। बट जब आपकी स्पीड 40-50 के आसपास आती है, तो अगर आपके बाल बड़े हैं और आपके बाल खुले हुए हैं, जैसा अभी महाभारत में आपने अर्जुन के बाल देखे हों, तो उसके बाल जो होंगे वो पीछे की तरफ लहराएंगे, ऐसे ही पीछे की तरफ लहराएंगे, ठीक है। और अगर मैं अपने कपड़ों की बात करूं, तो अगर आपके लूज कपड़े हैं तो वो भी पीछे की तरफ जाएंगे। अगर आपने कोई यहाँ पर कोई टॉवल या कोई चीज़ लटका रखी है तो वो भी पीछे की तरफ उड़ना स्टार्ट हो जाएगा। बट अगर आपने अपनी वेलोसिटी बढ़ा दी, तो अब आपका क्या होगा? अगर अपनी स्पीड आप बढ़ा रहे हो, आपकी गाड़ी की बाइक की स्पीड लगातार आप बढ़ाए जा रहे हो, तो दोस्त मेरे, तुमने देखा होगा कई बार कि अगर स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ाई जाए, बहुत ज़्यादा बढ़ाई जाए, तो अगर आपका मुंह आपने खोल दिया यूँ, तो ये यहाँ से टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, मतलब इसकी जो पोजीशन है वो बदल जाएगी। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो? ऐसा क्यों? आपका जैसे होता है ना, मतलब एक झापड़ मार के चेहरा बिगाड़ दूंगा मैं तेरा, यानी बोलते ना, तो वहाँ झापड़ मारने की जरूरत नहीं है। वहाँ आप देखेंगे कि एयर के उस रजिस्टिव फोर्स की वजह से अगर आपने मुंह खोल लिया तो आपका मुंह जो है वो इधर उधर हवा घुसेगी उसमें, और मुंह का जो शेप होगा वो बदल जाएगा। आप समझ नहीं पाओगे अपने आप को, आप ही हो क्या। अगर आपने इस चीज़ को नहीं देखा है तो आप इस चीज़ को जरूर देखें। मतलब एक गाड़ी वाले को, एक बाइक को आप तेज़ रफ्तार में चलते हुए चलाते हो, आप मत चलाना, आपके लिए रिस्की है। बट अगर उस चीज़ को देखते हो, कोई बंदा किसी बाइक को बहुत तेज़ चला रहा है, तो जैसे कभी बार मैंने भी देखा है कि जो साइंस के जो चैनल्स आते हैं, डिस्कवरी साइंस वाले जो आते हैं, उसके अंदर कई बार ऐसा दिखाते हैं, और इस रजिस्टिव फोर्स को कैलकुलेट करते हैं, मेजर करते हैं कि एयर अभी कितना रजिस्टिव फोर्स लगा रही है। तो जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतना ज़्यादा रजिस्टिव फोर्स होगा। यानी मैं कहानी बताना चाहता हूँ, F2 इज प्रोपोर्शनल टू v, यानी F2 इक्वल टू माइनस का bv, और b आपका था डैम्पिंग कांस्टेंट, और b की जो यूनिट थी दोस्त वो kg पर सेकंड लेना, ग्राम पर सेकंड में दे रखी हो तब भी kg पर सेकंड से, और आपका डैम्पिंग कांस्टेंट है तो इसकी यूनिट kg पर सेकंड में लेनी है। लेकिन एक और होता है डैम्पिंग कॉफिशिएंट, जो यहां लिखा हुआ है। अब साहब ये डैम्पिंग कॉफिशिएंट क्या होता है? ये जो आपके सामने लिखा हुआ है, अगर इन दोनों की यूनिट को देखोगे, अगर इस डैम्पिंग कॉफिशिएंट की यूनिट देखोगे तो चेंज हो चुकी है कि b की जो यूनिट थी उसमें आपने 2m का डिवीजन किया है, तो यहाँ डैम्पिंग कॉफिशिएंट आएगा। बाद में बात करूंगा ये गामा क्या बला है, इसके बारे में 2 मिनट बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन एक होता है डैम्पिंग कॉफिशिएंट और एक होता है डैम्पिंग कांस्टेंट। मैं कांस्टेंट के साथ चल रहा हूं, मैं यहां चल रहा हूं, ठीक है। यानी अगर मैं तुमसे बात करूं कि
विस्कोसिटी पढ़ी है 11th क्लास के अंदर? तो एक चैप्टर होता है हमारा विस्कोसिटी, और उसके अंदर एक लॉ था दोस्त, और वो लॉ जो था वो ये था। ये एक विस्कोस लिक्विड है, और इस विस्कोस लिक्विड के अंदर अपने स्टॉक भैया ने एक आर रेडियस की एक बॉल को इसके अंदर नीचे आने दिया था। तो ड्यू टू mg ग्रेविटी की वजह से ये अंदर घुसेगी। जैसे ही ये अंदर एंटर करेगी, इस पर दो फोर्स, mg हमेशा नीचे की तरफ लग रहा है, एक आपका बायेंसी फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, लेकिन एक फोर्स ड्यू टू मोशन इस पर ऊपर की तरफ लगना स्टार्ट होता है। और वो फोर्स F जो था, जो स्टोक्स लॉ के नाम से फेमस हुआ, वो 6 पाई r नीटा ऑफ v। शुरुआत में ये v बहुत कम होता है, धीरे धीरे ये v बढ़ना स्टार्ट होता है, तो ये लॉ भी बढ़ना, ये वाला फोर्स भी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। हम इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। अगर आप टारगेट की क्लास के बच्चे हैं या 12th क्लास के अगर आप बच्चे हो तो आप इस चीज़ को बेहतर समझते हो। जब मैंने शुरुआत में इसको डाला था, इसकी वेलोसिटी v से लगातार बढ़ना स्टार्ट होती है और एक टर्मिनल वेलोसिटी पे आ जाती है। बट जब वो बढ़ना स्टार्ट होती है उस वक्त की बात करते हैं। उस वक्त ये वाला फोर्स जो था, ये वाला जो फोर्स था, W नीचे की तरफ था दोस्त, ये वेट है इक्वल टू mg है, ये नीचे की तरफ था। बायेंसी फोर्स जो था वो आपका ऊपर की तरफ था, और ये W जो था वो बड़ा था B से। ड्यू टू दिस आपका दोनों फोर्सेस के इस डिफरेंस की वजह से ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट होना स्टार्ट होती है, और जब ये नीचे की तरफ स्टार्ट होती है तो ये 6 पाई r नीटा भी ऊपर की तरफ डेवलप होता है। शुरुआत के अंदर वेलोसिटी बढ़ती है, और बढ़ते 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 इस फोर्स की वैल्यू इतनी बढ़ जाती है कि नीचे की तरफ लगने वाला नेट फोर्स W इक्वल टू हो जाता है दोस्त B प्लस का 6 पाई r नीटा VT। ये टर्मिनल वेलोसिटी आ जाती है। हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, मैं तो बात कर रहा हूं इस बारे में कि साहब एक ड्रैग फोर्स लगता है, एक विस्कोस फोर्स लगता है इस बॉल पे, वो ये है, और इसकी डायरेक्शन, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन का अपोजिट है, दैट्स व्हाई माइनस साइन लूंगा। अगर मैं इसकी कंपैरिजन करूं F इज इक्वल टू माइनस ऑफ BV से, तो अपनी B निकल गई BV में से कितनी, 6 पाई r इंटू नीटा, ये निकल गई साहब आपकी। यानी आपका ये डैम्पिंग कांस्टेंट है दोस्त, यानी डैम्पिंग कांस्टेंट निकल गया आपका 6 पाई r नीटा। क्लियर? अच्छा, एक और चीज अगर आपको यहां क्लियर हो गया हो तो यहां पे भी आपने कहा F इज प्रोपोर्शनल टू V। हम यहां स्टडी ही केवल वो वाले डैम्प्ड फोर्स का करेंगे डैम्प्ड मोशन में, जहां डैम्प्ड फोर्स F इज प्रोपोर्शनल टू V आए। ऐसा भी हो सकता है जहां F इज प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर आता हो, जहां F इज प्रोपोर्शनल टू V क्यूब आता हो। अब सोच खैर मना, आपको SHM पढ़ाया तो F इज प्रोपोर्शनल टू x वाला पढ़ाया, यानी F इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ x वाला पढ़ाया। डैम्प्ड वाला पढ़ा रहा है तो वो भी कौन सा पढ़ा रहा है, F इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ V। अगर माइनस ऑफ V स्क्वायर से पढ़ाता, माइनस का V क्यूब से पढ़ाता, तो हमें शायद ज्यादा तकलीफ होती। इसलिए ऊपर वाले का शुक्र मनाओ, उसको थैंक यू कहो, और चैप्टर आपका बहुत आसान है, इसके लिए आप मेंटली तैयार हो जाओ। ये मुश्किल नहीं है, क्योंकि मुश्किल तो तब होता है दोस्त जब F इज प्रोपोर्शनल टू में पढ़ाता आपको माइनस का V क्यूब, या F इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ V की पावर 3/2, इसको पढ़ना होता तो तकलीफ होती। F इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ V में तो तकलीफ ही नहीं है। अब तो कह रहा है इसमें भी तकलीफ है, तो फिर वहां क्या होता, हम इस बारे में बात ना करें तो ज्यादा ठीक है। यहां एक आपका यहां इससे एक एग्जांपल मिला जो कि हाँ साहब ये डैम्प्ड फोर्स की बात करता है। एक और अगर हम लोग बात करें, एक और डिस्कस करें तो थोड़ा सा चैप्टर को छोड़ना पड़ेगा, और मैं सिर्फ F इज प्रोपोर्शनल टू माइनस V को समझाना चाह रहा हूं कि कहां कहां ऐसा हुआ है। जो बात मैं तुम्हें बता रहा हूं, इस बात की इंपॉर्टेंस तुम अभी समझ लो कि जो बात अपने शुरुआत में ही कर ली है, इस पर अभी अप्रैल में जो आपका अप्रैल में जो 19 वाला जो 2019 में जो हुआ था, उसमें भी एक क्वेश्चन था। मेरा एम वो क्वेश्चन समझाना भी है, और मेरा एम F इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ V को बताना भी है। यहां आपने एक चैप्टर पढ़ा था, और चैप्टर का नाम था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैंने यहां एक फ्रेम बना रखा है, और यहां मैंने एक रॉड जिसकी लेंथ L है उसको लगा रखा है। ये फ्रेम और इसका सबका जो रेजिस्टेंस है वो फिक्स है, R इसका रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस इसका R है। ये रॉड जो है वो रेजिस्टेंस लेस है, और इसका रेजिस्टेंस फिक्स माना जा रहा है, जो कि मैं आपको यहाँ लगा देता हूँ। चलो, यहाँ रेजिस्टेंस R है ये, और मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है।
क्या था वो क्वेश्चन और वो कैसे होने वाला था, मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। तो ये फ्रेम जो है आपका, जिसे आप लोग कह सकते हो कि ये भी मैंने यहाँ कह दिया, तो मैं इसको कह देता हूँ PQ। ये PQ वायर है और ये फ्रेम आपका A, B, C और D है। मैं इस वायर जिसकी लेंथ L है, मैं इस वायर को, हाँ मूवेबल है ये वायर, और मैं इसको यहाँ फिक्स रखता हूँ। देखिए मेरा एम सिर्फ डैम्पिंग फोर्स समझाना है आपको यहाँ, मैं कोई आपको ये नहीं पढ़ाने वाला हूँ। अगर मैं इसको वायर को यहाँ तक शिफ्ट कर दूँ तो ये P', Q' पोजीशन में इसको ले गया। अब P', Q' पोजीशन में ले गया तो क्या हुआ, वही हुआ जो होना था। क्या हुआ, फ्लक्स में चेंज हुआ, यानी इससे एसोसिएट फ्लक्स चेंज हुआ। और फ्लक्स चेंज होने से क्या होगा, अकॉर्डिंग टू फैराडे लेंज लॉ, जब आप यहां से यहां चले गए हैं तो क्या हुआ है, हुआ यह है दोस्त कि आपका फ्लक्स चेंज होने से EMF इंड्यूस होगा। और आप जब इसको v वेलोसिटी से आप यहां लेके जा रहे हो, इसको v वेलोसिटी चला रहे हो, तो इस मैग्नेटिक फील्ड में इसको v वेलोसिटी चलाने की वजह से यहां जो EMF इंड्यूस होता था वो होता था आपका VBL। यहां v इसकी वेलोसिटी है, L इसकी लेंथ है। तो इस लूप में जो करंट फ्लो होगी वो क्या होगी, वो होती थी आपकी I इजिकल टू हो जाएगा आपका E अपॉन ऑफ रेजिस्टेंस R, जो कि आपका VBL अपॉन ऑफ R होगा। ये सब अपना EMI की बातें हैं जो तुम्हें पता होंगी, और नहीं पता है तो पता कर लेंगे। VBL अपॉन ऑफ R नहीं पता तो ज़्यादा टेंशन मत ले। अब यहाँ करंट फ्लो हो रही है इसमें, और वायर किसमें रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड में, तो यहाँ लॉरेंज फोर्स लगेगा। लॉरेंज फोर्स लगेगा, वो फोर्स F, और वो फोर्स इजिकल टू होगा आपका ILB। और ये जो I है वो ये रही, तो F इजिकल टू जो फोर्स लगा दोस्त हो गया वो B²L² V अपॉन ऑफ R। मेरे को तो जो बात ढूंढनी थी वो आ गई। आप इसको इधर चला रहे हो, इसकी वजह से इसमें जो अकॉर्डिंग टू फैराडे लेंज लॉ जो करंट जाएगी वो करंट यूं जाएगी। जब इसमें करंट यूं जाएगी तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लॉ इस पर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स की डायरेक्शन ये होगी। यानी अब बात को सुन, तो बात की बात को निकाल। तूने इसको v वेलोसिटी से यूं लगाया, तेरे यूं चलाते ही एक फोर्स पैदा हुआ, वो फोर्स ये रहा। ये फोर्स जो है इसके मोशन की डायरेक्शन के अपोजिट है, यानी F इजिकल टू तेरे पास में आ गया माइनस का B²L² V अपॉन ऑफ R। माइनस साइन क्यों लगाया, माइनस साइन दोस्त इसलिए लगाया कि आपके फोर्स की डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन के अपोजिट है, यानी कि F इजिकल टू माइनस ऑफ BV से अगर कंपेरिजन करूं तो इसका डैम्पिंग कांस्टेंट B जो निकलेगा दोस्त वो B²L² अपॉन ऑफ R निकलेगा। आगे जाके इस B को मैं कहां यूज करूंगा वो आगे बात करेंगे। विस्कोसिटी फोर्स में भी जब मैंने इसको लगाया था तो F जो लगा था स्टोक्स लॉ से वो फोर्स लगा था माइनस का 6πr नीटा V। अगर F इजिकल टू अगर मैं माइनस का BV से इसका कंपैरिजन करूं तो इसका B कितना आएगा दोस्त 6πr नीटा, ये आएगा। ये आपका डैम्पिंग कांस्टेंट है, स्टोक्स लॉ का डैम्पिंग कांस्टेंट ये रहा। और अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में बात करूं तो इसका जो डैम्पिंग कांस्टेंट है B वो ये रहा। मेरा एम आपको सिर्फ यह बताना है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं डैम्पिंग कांस्टेंट को। क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ा है, क्यों पढ़ाया जाएगा, क्यों देख रहे हैं, यह सब अभी आपको अगले 30 मिनट के अंदर क्लियर हो जाएगी बात। तो देख दोस्त मेरे, अब क्या हुआ, यह सब चीजें तो मैं हटा रहा हूं यहां से। इसके बेस पे वो जेईई मेंस वाला क्वेश्चन सॉल्व करना आप लोग, मैं जब पढ़ा दूं उसके बाद में। आपका टॉपिक क्या है, डैम्प्ड मोशन। और डैम्प्ड मोशन में अब हमारे पास में एक रेजिस्टिव फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स के अलावा भी आ चुका है। यहां पर आपका ब्लॉक पहुंच चुका है, ये ब्लॉक यूं जा रहा है, तो एक तो आपका F इक्वल टू माइनस का KX यूं लग रहा है और एक आपका माइनस का BV यूं लग रहा है। तो नेट फोर्स कितना हो गया इस कंडीशन में, अब आपको डैम्प्ड फोर्स पढ़ा रहा हूं। इस कंडीशन में आपका नेट फोर्स हो गया F इजिकल टू माइनस का KX और माइनस का BV। ये K आपका स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट है और K/m जो होता था वो आपका नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती थी इस स्प्रिंग की, स्प्रिंग मास सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी। इसको मैं ओमेगा नॉट लिखता हूँ, ठीक है। तो बात अपनी यहाँ से ही आई कि ठीक है ओमेगा नॉट के लिए हम लोग प्रिपेयर हैं। अब अगर आप लोग यहाँ से इसको सॉल्व करें
तो एफ को लिखा जा सकता है आपका, यही तो आपका एक्सप्रेशन देगा, एम ए इजल टू माइनस का के एक्स माइनस का बी वी आपका, ये बी वी रहने दो, ठीक है, एम। अब यहाँ ए को लिख सकते हो आप लोग डी स्क्वायर एक्स अपॉन ऑफ डी टी स्क्वायर लिख सकते हो, बात होने वाली है, समझो। क्या मैं ए को डी स्क्वायर एक्स अपॉन ऑफ डी टी स्क्वायर लिख सकता हूँ, डबल डिफरेंशियल ऑफ एक्स कर सकता हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू ये माइनस का, ये आपका के, ये आपका फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग है के, ये आपका एक्स और ये आपका माइनस का बी और वी, ये जो आपका वी है ना, ये जो आपका वी है, इसको अपन लोग लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन ऑफ डी टी। यानी कि आप इस चीज को लिख सकते हो एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन ऑफ डी टी स्क्वायर प्लस का के ऑफ एक्स प्लस का बी डी एक्स अपॉन ऑफ डी टी इज इक्वल टू 0। मैंने इस वी को लिख दिया डी एक्स अपॉन डी टी और इस ए को लिख दिया ये, बस इतना, इसके अलावा कोई चेंज नहीं किया, बाकी इसको इधर लेके आया हूँ। यहां से मैं इस चीज को लिख सकता हूं कि डी स्क्वायर एक्स अपॉन ऑफ डी टी स्क्वायर प्लस का के बाई एम ऑफ एक्स प्लस का बी बाई एम ऑफ डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स 0। देखिए साहब, बी था आपका डैम्पिंग कांस्टेंट। अगर इस डैम्पिंग कांस्टेंट में जो बॉडी वाइब्रेट कर रही है उसके मास का डिवीजन कर दूं तो m तो आ जाएगा ट्वाइस ऑफ गामा। ये जो ट्वाइस ऑफ गामा है, ये जो ट्वाइस ऑफ गामा मैंने बोला है आपको, b अपॉन एम इजकल टू ट्वाइस ऑफ गामा, तो b अपॉन 2m इजकल टू गामा हो जाएगा। यानी आपको b अपॉन एम इजकल टू ट्वाइस ऑफ गामा बोलते हैं। ये जो मैंने b अपॉन एम इजकल टू ट्वाइस ऑफ गामा बोला है, इसमें जो गामा है ये कहलाता है डैम्पिंग कोफिशिएंट, समझे। यूं तो बात की जाए तो b और गामा एक ही चीज है, और यूं देखा जाए तो बहुत बड़ा अंतर है। यानी b डैम्पिंग कांस्टेंट है और b में ट्वाइस ऑफ m का डिवीजन किया तो गामा आया, उसको मैं डैम्पिंग कोफिशिएंट कहूंगा। जहां मेरी इक्वेशन बहुत लंबी हो रही होगी मैं वहां जाके सीधा गामा ठोक दूंगा, और जहां मुझे जरूरत पड़ेगी b की वहां मैं b अपॉन 2m लिख दूंगा, गामा को रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है। तो साहब मैं इस इक्वेशन का जब सॉल्यूशन करता हूं तो ये सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना हमारे सिलेबस में नहीं होता है। लंबा चौड़ा इसका सॉल्यूशन है जो 2-2.5 पेज खोलने के बाद में, करने के बाद में, काम करने के बाद में हम इस रिजल्ट पर पहुंचेंगे। और ये रिजल्ट क्या होगा साहब, आप डायरेक्ट याद रखें, x इक्वल टू ये a e टू द पावर माइनस का b अपॉन ऑफ ट्वाइस ऑफ m इंटू टी साइन ऑफ ओमेगा d इंटू टी प्लस का फाई। बात को समझे, यही आपके लिए रामबाण है और यही इस चैप्टर का ब्रह्मास्त्र है। मैंने फिर कहा, अगर इसको समझ डाला तो लाइफ जिंगा लाला, इसको समझना है अपने को। यानी a e टू द पावर माइनस का b अपॉन ट्वाइस ऑफ m, इसको सॉल्व करता हूं तो ये आता है। कैसे आया, कहां से आया, किस तरह से आया, मारना गोली, तू क्यों आम के पेट गिन रहा है, आम खा आम, जो तेरे मतलब की चीज़ है वो कर तू। तो अगर मैं 2 पेज का प्रूफ करा के फिर बाद में कहूँगा बस यही काम का है तो तू कहेगा बोले सर फिर इतनी बात बताई ही क्यों। तो इसलिए अपन उस बात को नहीं बता रहे हैं। बेटा तू सीधा सीधा सा ही काम कर, तू वहाँ बैठा बैठा है ना, सिर्फ मुझे पौन घंटा और दे दे, 15 मिनट तेरे हो गए हैं, तो ये दे दे तो तेरा काम बन जाएगा बस, ठीक है। तेरा ये काम जिंदगी भर के लिए खत्म। यानी x इक्वल टू a e टू द पावर माइनस का b अपॉन 2m। अब ये जो b अपॉन 2m है भाई, मैं इसको और भी किसी तरह से लिख सकता हूं क्या, ये e टू द पावर माइनस का गामा t, ये, और ये साइन ये ओमेगा डी टी प्लस का फाई। ये जो डैम्प्ड मोशन हुआ जिसमें डैम्प्ड फोर्स आया, इसमें 2 तरह के लॉस हैं। 2 कौन कौन से लॉस हैं? एक तो भिड़ू का मतलब समझता है, अपने मोदी जी बोलते हैं ना, दोस्त, प्यारे भाइयों बहनों, मेरे दोस्तों, लॉकडाउन 17 मई के बाद भी जाएगा, ठीक है, ऐसे। तो ऐसे भिड़ू। तो भिड़ू 2 तरह के लॉस होते हैं। एक लॉस तो है अपना
एम्पलीट्यूड का लॉस। और एक ये जो बॉडी जिसको अपन ने यहां से वाइब्रेट करा के छोड़ दिया, यहां से लेके यहां के बीच में यहां तक छोड़ा था, क्या दूसरी तरफ भी यहां तक जाएगी? नहीं। अगर ये यहां से 5 मीटर जाती है तो वहां 5 मीटर नहीं जा सकती ड्यू टू डैम्पिंग फोर्स। वहां से ये 4.9 जाएगी, फिर ये 4.9 आएगी तो 4.8, यानी ये लगातार ही है। यानी ये इसके जो लॉस हो रहा है धीरे 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 रोक दिया मैंने। ये जो लॉस है ना, ये लॉस है एम्पलीट्यूड का लॉस जो यहां दिख रहा है तुझे। अब तू बता मैं इससे पढ़ाऊं या इससे पढ़ाऊं? किससे इजी लगेगा तेरे को? इससे या इससे? इससे? दोनों एक ही बात तो है। इसलिए ये ओमेगा डी एक लॉस अपना फ्रीक्वेंसी का लॉस होता है। अब ये फ्रीक्वेंसी का लॉस क्या है? इसमें मैं गामा बता देता हूं तेरे को। गामा इज इक्वल टू तेरा B/2m है। सुन सही बात सुन, डैम्प्ड मोशन की धुन, ये गामा जो तेरा वो B/2m है। ये जो ओमेगा डी इसका निकलता है, ये ओमेगा डी निकलता है दोस्त मेरे, भैया मेरे, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस का गामा स्क्वायर। ये ओमेगा डी। अगर इसको मैं पूरा खोलूं तो ओमेगा डी, ओमेगा नॉट, ओमेगा नॉट, ओमेगा नॉट, ओमेगा नॉट, ओमेगा नॉट शुरुआत में फ्री वाइब्रेशन में K/m था। इसमें K स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट है, M ब्लॉक का मास है। अगर मैं इसको थोड़ा सा डरावने रूप में ले जाऊं तो ओमेगा डी इज इक्वल टू, ओ तेरी तो ये क्या आ गया, ये क्या आ गया, ओमेगा नॉट की वैल्यू ये थी, यानी ये हो जाएगा K/m माइनस का गामा स्क्वायर। गामा की वैल्यू B/2m थी, यानी कि हो जाएगा B²/4m²। बोलो भाई सांचे दरबार की जय हो। यानी ओमेगा डी इक्वल टू हो गया माइनस का ओमेगा डी इक्वल टू हो गया K/m माइनस का B²/4m²। यानी दो बातें हो गई। अब तू मुझे बता, मैं तुझे किस पे कमांड कराऊं? इस डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी पर, ओमेगा डी पर, या इस एम्पलीट्यूड के लॉस पर? फ्रीक्वेंसी में जो लॉस हो रहा है उस पर मैं तुझसे डिस्कशन करूं, या मैं डिस्कशन करूं इस पे, ए पे? दोनों में से किस पे करूं? अब दोनों में से एक पे करना है तो मैं पहला कर लेता हूं, नीचे ये लिखा हुआ है इसी पे कर लेता हूं। अगर मैं तुमसे पूछ लूं कि साहब जब बॉडी में डैम्प्ड मोशन हो रहा है तो उसका टाइम पीरियड क्या हो रहा होगा? तो टाइम पीरियड क्या हो रहा होगा? टाइम पीरियड क्या हो रहा होगा? ये आ गया होगा भाई आप लोगों को, F इक्वल टू माइनस का KX माइनस का BV कैसे आया? मैंने इसको इधर इधर डिस्प्लेस किया, रीस्टोरिंग फोर्स इधर लगा, जो आपका डैम्प्ड फोर्स हुआ इधर वो भी इधर लगा, तो F इक्वल टू MA होगा। MA इक्वल टू ये यहाँ से ये पहुंचा, यहाँ के बाद में यहाँ 2 पेज का और प्रूफ है, फिर उसके बाद में अपन सीधे यहाँ पहुंचे। आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए। और ये हमारे इस चैप्टर का ब्रह्मास्त्र है, यही है जो कुछ है। यानी डैम्प्ड मोशन मतलब ये इक्वेशन, मतलब बात ख़त्म। इसका मतलब मैं इसको हटा देता हूँ और कुछ नई चीज़ें लगा देता हूँ। सुनो क्या लगाते हैं अपन लोग? मैंने पूछा कि डैम्प्ड मोशन में जो इसके वाइब्रेशन हो रहे थे उसका टाइम पीरियड कितना है, तो उसका टाइम पीरियड है T, 2π/ओमेगा डी। ओमेगा डी ये रहा, ये यहाँ रखूँगा तो आएगा अपॉन अंडर में K/m माइनस का B²/4m²। किसी भी न्यूमेरिकल में आपको डैम्प्ड मोशन में अगर वो टाइम पीरियड चाहेगा तो पहले डैम्पिंग कांस्टेंट देगा, B देना पड़ेगा उसको। ब्लॉक का मास देगा जो SHM कर रहा है, K स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट दिया जाएगा, रीस्टोरिंग फोर्स का कांस्टेंट है ये दिया जाएगा, और ये वाला M तो पता ही है। तो मैंने कहा B पता है, M पता है, K पता है। तो K पता है मतलब मौका है, B पता है मतलब मौसम है, M पता है मतलब माहौल है। तो मौका भी है, मौसम भी है और माहौल भी है। तो काम कर ले भैया, टाइम पीरियड निकाल ले। मतलब तू टाइम पीरियड बड़े आसानी से निकाल सकता है। तो ये तो बात हुई साहब टाइम पीरियड निकालने की। लेकिन अगर मान ले ये जो B है तेरा, ये बहुत कम हो, बहुत कम, ये बहुत ज्यादा कम हो। कितना कम हो? इतना कम हो जितना अपना बाबा रामदेव जी की आंख खुलती है ना, उतना सही हो। मतलब बहुत कम हो, बहुत कम हो। मतलब ये B² इग्नोरेबल इसके कंपेयरली। तो आपका ओमेगा डी जो पहुंच जाएगा वो अंडर रूट में K/m के बराबर आ जाएगा।
जो कि ओमेगा नॉट के बराबर हो जाएगा। यानी जनरली हम इस डैम्पिंग कांस्टेंट की वैल्यू को इतना कम लेते हैं, बहुत कम लेते हैं, कि हम बोलते ही नहीं कि फ्रीक्वेंसी में कोई लॉस होता है क्या, और ओमेगा डी और ओमेगा नॉट बराबर रहता है हमारा, तो हम लोग इसमें लॉस मानते नहीं है। बट आप क्योंकि बोर्ड नहीं दे रहे हो, आप बोर्ड का एग्जाम नहीं देने जा रहे हो, आपको तो दोस्त सारी बात करनी है। ये तो मैंने कहा बी अगर बहुत छोटा हो तो, और नहीं हो तो हम बात ही नहीं करेंगे, हमारे पास तो चीज है, ये लिखा हुआ है हमारे पास। अब मैं यहां आपको एक बेहद खास और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं कि डैम्प्ड मोशन को आपने बताया था कि डैम्प्ड मोशन जो होता है वो 3 तरह का होता है, ओवर डैम्प्ड, क्रिटिकल डैम्प्ड और अंडर डैम्प्ड। अब कौन कौन सा क्या होता है इसको तू थोड़ा सा मेरे साथ देख ले। देखो, ये मेरे पास एक स्केल है और इस स्केल को तुम पहचानते भी होंगे अच्छे से, ये स्केल देख लो, ठीक है। मैंने यहां इसको हल्के हाथ से पकड़ रखा है, यानी मैंने यहां इस पर डैम्पिंग फोर्स कम लगा रखा है, मैंने इसको यहां से छोड़ा और ये लाइक दैट इस तरह से ये वाइब्रेट कर रही है। और ये जो इसके मोशन हैं, ये इस तरह के जो इसके मोशन हो रहे हैं, ये अंडर डैम्प्ड हो रहे हैं। इसका भी मैं भी टाइम के साथ ग्राफ प्लॉट करूंगा। एक इसका ऐसा होता है कि जब मैंने यहाँ से थोड़ा टाइट पकड़ूंगा इसको और मैं इसको यहाँ से छोड़ूंगा और ये यानी मैं इसको यहाँ से छोड़ूंगा और ये यहाँ तक आया, मतलब यहाँ से मैंने छोड़ा यहाँ तक। जब मैंने यहाँ से छोड़ रहा हूँ तो ये यहाँ तक पूरा नहीं जा रहा है, देखो ये यहाँ से छोड़ूंगा, ध्यान से देखना इसको, मैं यहाँ से छोड़ रहा हूँ इसको और ये यहाँ से ये इस तरह से, यानी यहाँ अगर मैं इसको जोर से पकड़ता हूँ तो ये और ये जो मैंने इसको छोड़ा और ये यहाँ से जो यहाँ तक आया, ये कहलाता है क्रिटिकल डैम्पिंग। जो पहले जो वाइब्रेट हो रहा था वो कहलाता है अंडर डैम्पिंग, अंडर डैम्प्ड। और अगर मैं इसको यहाँ से छोड़ूं, ठीक है, यहाँ से छोड़ूं और ये केवल यहीं तक आए, छोड़ा मैंने इसको यहीं से अभी भी, और ये केवल यहीं तक आया है, यानी ये केवल यहीं तक आए, ये कहलाता है ओवर डैम्प्ड। तो कब आपका मोशन ओवर डैम्प्ड होगा, कब क्रिटिकल डैम्प्ड होगा और कब अंडर डैम्प्ड मोशन होगा। डैम्प्ड मोशन भी 3 तरह का है, ओवर डैम्प्ड, क्रिटिकल डैम्प्ड और अंडर डैम्प्ड। समझने की कोशिश कर, जब मैं कह रहा हूं मैं समझा रहा हूं तो समझ में आएगा, इजी है, आसान है। आपने कभी देखा, आपकी कार आप चला रहे हो, अच्छी आपकी कार, अच्छी क्वालिटी की कार है, अच्छी महंगी कार है, लग्जरी कार आप मेंटेन करते हो, और एक रास्ते में चलते चलते एक स्पीड ब्रेकर आया, मैं उस स्पीड ब्रेकर पर मैं ध्यान नहीं दे पाया, आप ध्यान नहीं दे पाया, मेरी गाड़ी यूं जंप करती है, और यूं जंप करके जब वो यूं गिरती है तो क्या वो गाड़ी यूं उछलती रहती है? यहां नहीं साहब, नहीं उछलती है। वो गाड़ी यहां से यूं जंप करके जब यूं आती है तो वो केवल वहीं जंप जाती है, वहीं जंप जाएगी और आगे फिर वो अपने मोशन में रहेगी। ये कहलाता है ओवर डैम्प्ड। अगर वो ऐसे ऐसे होती वहां पर, तो आपको और हमें वो चोट पहुंचा सकती थी, हमारे सिर कार की जो छत है उससे जाके टकराते हैं। तो इससे बचाव के लिए कार के अंदर जो आपके सस्पेंशन सिस्टम जो लगाया जाता है, जो आपके शॉकर्स लगाए जाते हैं, उन शॉकर्स का जो डैम्प्ड वाला जो कांस्टेंट है, डैम्पिंग कांस्टेंट जो था, वो बहुत हाई रखा जाता है। इतना ज्यादा हाई रखा जाता है, जैसे मैंने इसका भी डैम्पिंग कांस्टेंट इसको कस के पकड़ के डैम्पिंग कांस्टेंट बहुत जबरदस्त कर दिया, छोड़ा तो मैंने इसको यहीं से, बट ये यहीं आके रुक गया। लेकिन अगर मान लो मैं इसका डैम्पिंग कांस्टेंट कम रखता हूं तो ये चलता ही रहता है, मतलब मैं उस कार में लगातार उछलता ही रहूंगा। मतलब कहने का मतलब समझ रहे हैं आप? यानी ओवर डैम्प्ड आपके लिए समझना जरूरी है। ओवर डैम्प्ड आपके बहुत काम की चीज है। जब आप जेई में अगर आप सेलेक्ट होते हैं और किसी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से आप जो है वो आपका जैसे एनआईटी से या आईआईटी के किसी अच्छे कॉलेज से अगर आप करते हो मैकेनिकल ब्रांच में, तो मेरी ये बातें आपको खूब याद आएंगी कि हाँ सर ने बताया था, ये सब बातें होती हैं।
तो सब आप अगर यहां देखेंगे तो अगर मेरे इस बी का वैल्यू, इसमें बी बहुत हाई रहता है, बी जो है इसका ओवर डैम्प्ड में बी बहुत हाई रखा जाता है, इतना हाई रखा जाता है कि आपकी कार जब उछल के नीचे गिरती है तो वो वापस नहीं उछलती है वहां पर। आप कार के अंदर आप नहीं उछलते हो, आप केवल अपनी सीट पे बैठे रहते हो। तो ये जो कंडीशन होती है इसके अंदर बी बहुत हाई रखा जाता है। और इसके अंदर होता क्या है, आपका जो ओमेगा डी जो आपने फॉर्मूला लिखा था उसके अंदर आपने फॉर्मूला लिखा था के बाई एम माइनस का बी स्क्वायर अपॉन ऑफ 4m स्क्वायर। सारा खेल इस फॉर्मूले का है। इसमें क्या होता है, ये मैंने कहा बी बहुत ज्यादा है, यानी इस वाले पार्ट की वैल्यू मैंने बहुत ज्यादा कर दी, यानी बी स्क्वायर अपॉन ऑफ 4m स्क्वायर की वैल्यू बहुत बड़ी होती है के बाई एम से। यानी आपका एक एम से आपका एक एम कैंसिल, यानी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4km, यानी बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4km, यानी बी स्क्वायर माइनस का 4km इज इक्वल टू इज ग्रेटर देन टू 0। अगर ये कंडीशन है तो तेरा मोशन जो है वो ओवर डैम्प्ड मोशन है। बात समझ आई आपको मेरी? ओवर डैम्प्ड मोशन कब होगा? जब आपके जिस भी बॉडी को आप एसएसएम करा रहे हो उसमें डैम्प्ड कांस्टेंट जो है, डैम्पिंग कांस्टेंट जो है वो आप बहुत ज्यादा रखो। जब बहुत ज्यादा रखोगे तो ये स्थिति होगी और इस समय ओवर डैम्पिंग होगी। इस समय क्या होता है, इसका अगर ग्राफ खींचा जाए तो इसका ग्राफ कैसा होता है, इसका ग्राफ खींचा जाएगा तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है। अभी मैं तीनों ग्राफ एक साथ वापस खींचूंगा, ये इसका ग्राफ ऐसा होता है। यानी यहां से इसका मोशन स्टार्ट हुआ, ए एम्पलीट्यूड से इसने आना चालू किया और ये यहां नेगेटिव में जाने का तो सवाल ही नहीं उठता, दूसरी तरफ गया ही नहीं है, ये ओवर डैम्पिंग पोजिशन है। एक होती है क्रिटिकल डैम्पिंग। अब ये जो क्रिटिकल डैम्पिंग है ये क्या होती है साहब, ये जो क्रिटिकल डैम्पिंग है, क्रिटिकल डैम्पिंग क्या होती है, ये ओवर डैम्पिंग और अंडर डैम्पिंग का बीच की पोजीशन है, मतलब इसको बाउंड्री मान लो दोनों के बीच की। अब इसमें क्या होता है साहब, इसमें क्या होता है, तो ये जो आपके पास ओमेगा डी लिखा हुआ है, इसमें जो आपके पास में ये जो ओमेगा डी लिखा हुआ है, अगर आप इसको देखते हो तो वहां अगर आप देखोगे तो के बाई एम की वैल्यू जो होती है वो बी स्क्वायर अपॉन ऑफ 4m स्क्वायर के अगर बराबर हो गया तो आपका जो डैम्प्ड हो गया वो क्रिटिकल डैम्प्ड है, अगर ये दोनों बराबर हैं तो। और यानी आपके पास हो गया बी स्क्वायर अपॉन ऑफ 4m स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एम, मतलब इससे ये कैंसिल, यानी कि आपका बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4km, यानी बी स्क्वायर माइनस का 4km इज इक्वल टू अगर 0 है तो आपके लिए क्रिटिकल डैम्प्ड मोशन है। इस कंडीशन में क्या होगा, जब मैंने इस स्केल को लिया था, मैंने इसको यहां से इस जगह से लिया था, यहां से छोड़ा, मैंने इसको यहां से छोड़ा तो ये यूं आया, यहाँ आके अगर रुक जाता तो वो डैम्प्ड होता, बड़े दूसरी तरफ गया, पूरा नहीं गया है, यहाँ इतना ही गया और वापस यहाँ तक आ गया, यानी ये वाला कहलाता है क्रिटिकल डैम्प्ड। और क्रिटिकल डैम्प्ड किसके बीच की पोजीशन है, ओवर डैम्प्ड और अंडर डैम्प्ड की। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे, अगर ऐसी कंडीशन दे रखी हो तो ये बात होगी। और जो बात अपन लोग ढूंढ रहे हैं इसके अंदर, अगर मैं बी स्क्वायर माइनस 4km इक्वल टू 0 कह दूँ, अभी मैं आपको क्वेश्चन दूंगा इसी टॉपिक पर, तो आपको क्लियर हो जाएगा मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ। लेकिन अगर मान लो कभी पोजिशन ऐसी हो कि जो तुम्हारा बी स्क्वायर अपॉन 4m है, इसकी वैल्यू जो कि तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, इसकी वैल्यू तुम्हारे लिए ये हो, यानी इसकी वैल्यू छोटी है, बी स्क्वायर अपॉन 4, ये बी बहुत कम है, तो आपका अंडर डैम्प्ड मोशन हो जाएगा। यानी यहाँ जो आपका बी है, बी जो होता है वो आपका लो होता है, और बी जो आपका लो होगा यानी बहुत कम होगा। अगर ये बहुत कम होगा तो आपका यहाँ से एक एम से एक आपका एक एम कैंसिल, यानी के जो होगा वो ग्रेटर देन होगा आपका बी स्क्वायर अपॉन ऑफ 4m से, यानी आपका 4km जो हो गया दोस्त वो बड़ा हो गया बी स्क्वायर से। तो अगर आपकी ऐसी पोजीशन है, 4km को अगर आप बड़ा पाते हो या बी स्क्वायर को आप छोटा पाते हो, तो यहां पर आपका जो डैम्प्ड मोशन हो गया वो हो गया आपका अंडर डैम्प्ड मोशन। यानी आपको तीन बातें क्लियर हो गई होंगी। कौन कौन सी तीन बातें? हमारे पास में तीन तरह के डैम्प्ड मोशन है। एक होता है आपका ओवर डैम्प्ड, एक होता है आपका क्रिटिकल डैम्प्ड, और एक होता है आपके पास में अंडर डैम्प्ड। तीनों के अगर मैं आपको कंडीशन बना दूं और तीनों की अगर मैं आपके ग्राफ खींच दूं तो आप सिर्फ इसको याद रख लें और इसको आप तैयार कर लें, आपका काम बन जाएगा। फिर मैं एक क्वेश्चन आपको दूंगा, उसको आपको सोचना है और आपको मुझे बताना है कि आप कौन सा तरीका लगाकर बताएंगे कि ये मोशन कौन सा है। जैसे इसका अगर ग्राफ खींचा जाए तो इसका जो ग्राफ खींचा गया था, इसका जो ग्राफ ए से स्टार्ट होकर सीधा 0। इसका अगर क्रिटिकल डैम्प्ड का खींचूंगा तो क्रिटिकल डैम्प्ड का खींचूंगा तो ये और ये और ये,
और अगर इसका ग्राफ खींचूंगा तो इसका ग्राफ खींचूंगा तो ये तो टाइम बहुत ज़्यादा लेगा रेस्ट में आने से। हमारा डैम्प्ड मोशन का मतलब हम सिर्फ यही जानते हैं और हम यही पढ़ते हैं। मैंने ये दो बातें और एक्स्ट्रा कर दी, मतलब हम ये बात मानते हैं। और इसके अंदर जो एम्पलीट्यूड होगा, इसके अंदर जो एम्पलीट्यूड होगा, वो एम्पलीट्यूड क्या होगा, वो आपका जो एम्पलीट्यूड होगा वो आप मान लें कि शुरुआत वाला ए नॉट मान लिया जाए, यानी ये ए नॉट मान लिया जाए, ये ए नॉट है। तो आफ्टर सम टाइम e टू द पावर माइनस का b अपॉन ऑफ 2m इंटू टी, या फिर a इज इक्वल टू ए नॉट e टू द पावर माइनस का गामा टी। बोलो भैया समझ में आई आपको मेरी बात? गामा इज इक्वल टू b अपॉन 2m। ये आपका आफ्टर टाइम टी कितना रह जाएगा, तो वो इस तरह से निकाला जाएगा। देखिए आप ओमेगा डी इज इक्वल टू आप लोगों ने निकाला था, ओमेगा डी इज इक्वल टू आप लोगों ने निकाला था ये फॉर्मूला की अंडर रूट में k बाई एम माइनस का बी स्क्वायर अपॉन ऑफ 4m स्क्वायर। इसमें कहीं पे भी टाइम नहीं आ रहा है। तो आप ये मान के चलेंगे जब ये डैम्प्ड मोशन हो रहा है, अंडर डैम्प्ड जब हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, बिल्कुल ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, बट इसकी एनर्जी खर्च होने की वजह से इसकी मैकेनिकल एनर्जी भी कम हो रही है, तो इसकी वेलोसिटी भी कम हो रही है, मतलब टाइम पीरियड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर फ्री मोशन से वाइब्रेट बात करते हो तो फ्री वाइब्रेशन के मुकाबले ये वाला जो आपका टाइम पीरियड है ओमेगा डी 2 पाई अपॉन ऑफ, ये आपका टी डी कह देते हैं इसको, ये वाला, और वहाँ जो फ्री होता था वो टी नॉट होता था, जो कि आपका 2 पाई अपॉन ऑफ ओमेगा नॉट होता था। ये ओमेगा नॉट और ओमेगा डी अगर बराबर होते हैं दोनों टाइम भी बराबर होंगे, बट ये थोड़ा सा कम होता है उससे, और जो आपका अंडर डैम्प्ड में थोड़ा सा ही कम होता है। तो ये वाला टाइम पीरियड टी डी जो है आपका, टी डी जो टाइम पीरियड है वो टी नॉट के टाइम पीरियड से बड़ा होगा। इस बात को ध्यान से सुनना। मैं अंडर डैम्प्ड की बात कर रहा हूं, यहां तो मोशन ही पूरे नहीं हो रहे हैं, यहां तो साइकिल ही पूरे नहीं हो रहे हैं, यहां कहां से टाइम पीरियड निकालोगे तुम लोग? टाइम पीरियड तो यहां निकालोगे। तो टी डी जो होता है वो आपका टी नॉट से थोड़ा सा बड़ा होता है। हाँ, अगर आपका बी बहुत बहुत कम हो तो आपका ओमेगा नॉट और ओमेगा डी जो मैंने आपको पहले बताया था वो दोनों बराबर होंगे, उस समय टाइम पीरियड भी बराबर होंगे। बट अगर बी इतना कम नहीं है कि आप उसको इग्नोर कर पाओ, उस वक्त डैम्प्ड मोशन का टाइम पीरियड जो होगा, अंडर डैम्प्ड मोशन का जो टाइम पीरियड होगा, वो टाइम पीरियड थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि ओमेगा डी की वैल्यू कम होती है। ठीक है साहब, ये बात समझ में आ गई होगी आपको। हाँ तो बच्चों, अब एक वीडियो देखो आप। इस वीडियो के अंदर आपको ओवर डैम्प्ड, अंडर डैम्प्ड और क्रिटिकल डैम्प्ड सारे एक साथ समझ में आएंगे, और क्या होता है, कैसे होता है, कैसे एल्यूमिनियम की स्ट्रिप को पास लाने पर, ब्लॉक को पास में लाने पर किस तरह से कार्यक्रम होता है इसके अंदर, वो देखिए। ये एक स्केल है, इसके नीचे एक मैग्नेट को हमने यहाँ से लटकाया हुआ है और एल्यूमिनियम ब्लॉक पास में रखा हुआ है। और अभी अगर इसको छोड़ दिया जाए और एल्यूमिनियम की ब्लॉक को पास में लाया जाए, तो आप इसके मोशन को देखें किस तरह से इसका मोशन होता है। अभी की ये कंडीशन जो है ये अंडर डैम्प्ड है, क्योंकि बी अभी कम है, और आप देख पा रहे हैं कि इसका जो एम्पलीट्यूड है वो लगातार टाइम के साथ में कम और कम और कम होता जा रहा है, और अब ये ब्लॉक पूरी तरह से रुक गया है। अब अगर मैं इस एल्यूमिनियम के ब्लॉक को और पास में लाऊं, तो आप देख पा रहे हैं कि ये पहले से थोड़ा कम टाइम पर ही रुक गया है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एल्यूमिनियम के ब्लॉक को पास लाने से मैग्नेट के जब उसको पास में लाया गया तो एडी करंट ज़्यादा क्रिएट हुई है, और एडी करंट ने इसके मोशन का अपोज किया, यानी बी यहाँ पर जो है वो बढ़ गया है। अब बी और बढ़ गया, सोचो क्यों? अब मैं ब्लॉक को और पास में ला रहा हूँ। अब देखें आप, यहाँ आप देख रहे हैं कि फिर बहुत जल्दी ये डेप्थ हो गया, बहुत जल्दी रुक गया। रीज़न, आपका बी और ज़्यादा बढ़ गया है। अब ये जो मोशन था ये क्रिटिकल मोशन था, क्रिटिकल डैम्प्ड था। ये जो मोशन था इस समय क्रिटिकल डैम्प्ड मोशन था। देखिए फिर से ये अगर आप देख पा रहे हैं तो ये ओवर डैम्प्ड है, और जब और पास में लाऊंगा तो एडी करंट और ज़्यादा क्रिएट होगी, इसके मोशन का अपोज होगा, और इस समय ओवर डैम्प्ड, ये ओवर डैम्प्ड था। और पास लेके आते हैं अपन इसको, ये था ओवर डैम्प्ड। समझ पा रहे हैं? क्रिटिकल डैम्प्ड, अंडर डैम्प्ड, और ये देखें आप, दिस इज ओवर डैम्प्ड।
ये था ओवर डैम्प्ड। यही लगाया जाता है, यही किया जाता है आपकी गाड़ी के शॉकर्स में। और पास लाने से डैम्पिंग और ज़्यादा बढ़ गई। ये मोर डैम्पिंग है, मोर डैम्पिंग, ओवर डैम्पिंग, जिसे हाई ओवर डैम्पिंग कह सकते हैं आप इसको। एक बार और देखें, हाई ओवर डैम्पिंग है। इसमें बी बहुत ज़्यादा है, इस वक्त का बी बहुत ज़्यादा है। अब मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं आपके पास, और उस इक्वेशन के बेस पे आप फैसला करेंगे कि जो यहां पर इस जगह पर मैंने ये इस तरह से, ये तीनों इनके ग्राफ हैं। अगर इसके बारे में बात करूं, क्वेश्चन बाद में बात करेंगे, तो यहां बी स्क्वायर की वैल्यू बड़ी होती है 4km से ओवर डैम्प्ड में। इसके अंदर बी स्क्वायर की वैल्यू 4km के बराबर होती है, और इसके अंदर बी स्क्वायर की वैल्यू लेस देन होती है 4km से। बात समझ में आ रही है? अगर ऐसा है तो ओवर डैम्प्ड है, अगर ऐसा है तो क्रिटिकल डैम्प्ड है, और ऐसा है तो आपका अंडर डैम्प्ड है। यही पढ़ते हैं हमारे सिलेबस की वैल्यू, यही है। अब आपको मैं एक इक्वेशन लिख के दे रहा हूं, और आप मुझे फैसला करके बताएंगे कि साहब जो मोशन है वो मोशन इन तीनों में से कौन सा डैम्प्ड मोशन है। मोशन डैम्प्ड ही होगा, बट होगा कौन सा, क्योंकि डैम्प्ड वाला चैप्टर पढ़ा रहा हूं, डैम्प्ड का तो क्वेश्चन पूछूंगा। मैंने आपके सामने एक इक्वेशन लिख के दी दोस्त, डी स्क्वायर एक्स अपॉन ऑफ डी टी स्क्वायर प्लस का डी एक्स अपॉन ऑफ डी टी प्लस का 4 ऑफ एक्स इक्वल्स 0। अब मैं ये क्वेश्चन तुझे दे चुका हूं, ये मैं तुझे इक्वेशन दे चुका हूं, और इस इक्वेशन में तू मुझे बता दे कि जिस पार्टिकल की ये इक्वेशन है, जिसके मोशन की ये डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर की, उस पार्टिकल का मोशन डैम्प्ड मोशन में से कौन सा वाला है। तो अब आप कैसे बताओगे? तो आपके लिए मैं इसमें 30 सेकंड का टाइम छोड़ रहा हूं, और आपको इसको 30 सेकंड में करना है। कैसा करोगे? सोचो, सोच के बताओ, ढूंढ के बताओ, मैं बता देता हूं। कंपेयर कर दो डी स्क्वायर एक्स अपॉन ऑफ डी टी स्क्वायर प्लस का, यहां था आपका बी अपॉन ऑफ एम ऑफ डी एक्स अपॉन ऑफ डी टी प्लस का, यहाँ था आपका k बाई एम ऑफ एक्स इक्वल टू 0। देखिए साहब, आपकी ये इक्वेशन कैसे बनेगी। आप जानते हैं कि एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन ऑफ डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस का बी वी और माइनस का के एक्स था। मैं इसको इधर ले आया था, तो ये हो जाएगा प्लस का बी डी एक्स अपॉन ऑफ डी टी और प्लस का के एक्स इक्वल टू 0 था। अगर इसमें m का डिवीज़न कर दूं दोनों तरफ, तो ये आपका डिवाइड बाई m, ये डिवाइड बाई m, ये इक्वेशन बन गई थी ना। तो इससे अब आपकी ये इक्वेशन कैसे बनेगी, ये अब आपके सामने इक्वेशन ये दे रखी है। अब आप इनका कंपैरिजन कर लो भैया। देख भैया, b अपॉन ऑफ m की जगह तो 1 लिखा हुआ है, ये तो ठीक है, b अपॉन m, और k अपॉन ऑफ m की जगह लिखा हुआ है तेरे पास में 4, यानी b इजकल टू हो गया तेरा m, यानी b स्क्वायर इजकल टू हो जाएगा तेरा m स्क्वायर, यानी k इजकल टू हो जाएगा तेरा 4m। ये मैं सिर्फ इतनी बातें बोल रहा हूं। अब मुझे दोनों को अलग अलग करूंगा, मैं दोनों को अलग अलग निकालूंगा। b स्क्वायर की वैल्यू आ गई, मैं 4km की वैल्यू निकालूंगा। 4km की वैल्यू क्या होगी दोस्त, मतलब इससे आपका 4km क्या जा रहा है, तो k की जगह अगर ये वैल्यू रखूंगा तो 4km की वैल्यू जाएगी 4km इंटू k की जगह 4m और ये एक m, यानी m स्क्वायर, यानी 16 ऑफ m स्क्वायर। अब भैया b स्क्वायर की वैल्यू तो ये रही, और 4km की जो वैल्यू है वो तेरी ये है। अब तू बता बड़ा कौन सा है, b स्क्वायर बड़ा है या 4km बड़ा है? अरे 4km की वैल्यू है 16m स्क्वायर। अब तू बता दोनों से बड़ा कौन है? b स्क्वायर बड़ा है ना, b स्क्वायर बड़ा है, b स्क्वायर बड़ा है या 4km बड़ा है? 4km की वैल्यू 16m स्क्वायर है,
और बी स्क्वायर की वैल्यू ये है। इसका मतलब यहाँ पर 4km जीत गया, जीत गया, जीत गया, 4km जीत गया, 4km जीत गया। तो इसका मतलब 4km बड़ा है बी स्क्वायर से। और ये अगर ये है तो मोशन भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, आपका आंसर आएगा अंडर डैम्प्ड। यानी मोशन कौन सा है, ऐसे कोई इक्वेशन देगा, तुझे कंपैरिजन करना है तो बी स्क्वायर अलग निकालना मेरी तरह, बी अपॉन एम इजल टू 1 था इस इक्वेशन में। यहां से इसकी कंपैरिजन कर, यहाँ 1 था, यहाँ के बाई एम की जगह 4 था, ये मैंने बराबर कर दिया तो बी की जगह एम आ गया, तो बी स्क्वायर की जगह तो एम स्क्वायर आ गया। 4km में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लगा यार, लगा, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना, मजाक थोड़ी है। के बाई एम इजल टू 4 लिखा हुआ है तो के इजल टू 4m आ गया, तो 4km की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। अब हम लोग इसका फैसला कर देंगे। ये तो वही बात हो गई, दोनों में से मोशन कौन सा है। अगर बी स्क्वायर बड़ा होता 4km से तो आपका ओवर डैम्प्ड होता, अगर बराबर होता तो क्रिटिकल होता, और छोटा है तो अंडर हो गया। मतलब कहानी वही हो गई, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जो बड़ा उसका मोशन। तो क्लियर हो गई आपको मेरी बात कि कैसे करना है क्वेश्चन को। ठीक है साहब, अब इसी के अंदर ही मैं आपसे एक बात और समझा देता हूं, और वो बात आपकी क्या है वो समझ लो, फिर अपन लोग एम्पलीट्यूड के जो लॉस हो रहा है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। यानी यहाँ मोशन कैसा हो सकता है उसके बारे में अपना डिस्कशन हो गया, और यहाँ अपन आप इसको हटा देते हैं। अब हमारा इसका कोई काम नहीं है, हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना ही केवल एक ही मोशन है, और वो एक ही मोशन जो हमें पढ़ना है वो अंडर डैम्प्ड पढ़ना है। यानी इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया, बट आपके लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी थी, इसलिए ढंग से आनी चाहिए। अब एक जब हम लोग 12th क्लास में एसी पढ़ते हैं उस वक्त हम लोग एक एलसीआर सर्किट लगाते हैं, और उसके अंदर आर जो होता है वो एनर्जी को लॉस करता है। यानी वहाँ डैम्पिंग कांस्टेंट आर होता है कि यहाँ से ये अपना एल बनाते थे, और यहाँ अपन लोग इसका ये सी जोड़ देते थे, और इसको यहाँ हम लोग एक बैटरी लगाकर इसको हम लोग चार्ज होने देते थे, और चार्ज होने के बाद में इसको यहाँ से इसका कनेक्शन डाल लेते थे। फिर ये इसमें डिस्चार्ज हो जाता था, ये इसमें डिस्चार्ज हो जाता था, इसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में, काइनेटिक पोटेंशियल में, और कहानी चलती रहती थी। और इसके जो एलसी जो वाइब्रेटर्स होते थे उनकी फ्रीक्वेंसी अपन लोग निकाल देते थे, एफ आर इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट में 1/LC। ये आपका इस तरह से आप लोग बात निकाल लिया करते थे। तो ये बात थी, इस तरह की चीज़ें हमारे पास निकला करती थी, बट ये आइडियल कंडीशन थी। जैसा बिना फ्रिक्शनलेस और इस तरह से बात किया कि कोई रजिस्ट्री फोर्स नहीं लग रहा है तो फ्री वाइब्रेशन होंगे, बट ये फ्री वाइब्रेशन कराने के लिए जान लगानी पड़ेगी अपने को। तो कोई भी वायर ऐसा नहीं होता जिसका रेजिस्टेंस नहीं हो, और यहाँ पर जो एनर्जी जो इससे इसमें जा रही है और जो इससे इसमें जा रही है वो रेजिस्टेंस में भी जा रही है, तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, उसको हीट एनर्जी के फॉर्म में लॉस कर देगा। तो हीट एनर्जी के फॉर्म में लॉस कर देगा, तो कौन कौन सी चीज़ें क्या क्या होती हैं मैं उसको आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। जो आपका आर होता है, जो आपका रजिस्टेंस होता है, ये तो काम करता है बी की तरह। अभी जेई में ये क्वेश्चन पूछा गया है, कौन से में पूछा गया देख लो आप, शायद पिछले वाले में या तो 19 वाले में या 20 वाले में, है ना, कहीं ना कहीं इसका क्वेश्चन आया हुआ है इस पर। आर इज इक्वल टू इसके बराबर हो गया। आपका जो ये एल होता है ना, ये एल आपका मैकेनिकल फिजिक्स के एम के बराबर होता है। जो आपका सी होता है ना, ये आपका 1/k के बराबर होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट के बराबर होता है। और आपका जो चार्ज होता है ना, चार्ज क्यू, वो आपका डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। जो आपकी यहाँ पर जो आपकी करंट होती है ना, वो आपकी वेलोसिटी के बराबर होती है। ये ऐसी चीज़ें होती है इसमें कुछ। ये एलसी वाइब्रेटर्स के बातें हैं। इसमें जो रेजिस्टेंस होता है वो डैम्प्ड कांस्टेंट के बराबर होता है। जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस होता है, वो बॉडी की मास के बराबर होता है। सी जो होता है वो कैपेसिटर, जो कैपेसिटी है वो आपका 1/k के बराबर होता है। क्यू जो है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। आई जो होता है वो वी के बराबर होता है। अगर कोई मुझे कह दे कि भैया आप जो इक्वेशन लिखो, आप कौन सा वाली इक्वेशन लिखो, डैम्प्ड मोशन की इक्वेशन लिखो, बट आप इलेक्ट्रिकल डैम्प्ड मोशन की लिखो, तो मैं ठीक है लिख दूंगा, मुझे क्या जा रहा है। मैं तो सिर्फ एक जानता हूं, दूसरी तो मैं जानता ही नहीं हूं। मैं तो जानता हूं कि d²x अपॉन ऑफ dt² प्लस का b/m ऑफ dx/dt, ठीक है, और प्लस का k/m ऑफ x इज इक्वल टू 0। ये मुझे मैकेनिकल डैम्प्ड मोशन की इक्वेशन मुझे पता है, अंडर डैम्प्ड वाली बात मुझे पता है, ये होती है। अब मैं यहाँ से इलेक्ट्रिकल डैम्प्ड वाला बताऊंगा, और वो सारी कहानियाँ मेरे पास हैं। जहाँ जहाँ मुझे b दिखेगा वहाँ वहाँ मैं r रख दूंगा,
जहाँ जहाँ मुझे m दिखेगा मैं बिना सोचे बिना वहाँ l रख दूंगा। जहाँ जहाँ मुझे c, जहाँ जहाँ मुझे k दिखेगा मैं उसकी जगह 1/k की जगह मैं आपका c रख दूंगा, या k इक्वल टू 1/c रख दूंगा। x जहाँ दिखेगा वहाँ मैं q रख दूंगा, और जहाँ v दिखेगा वहाँ मैं i रख दूंगा। ये मेरी कहानी है। अब मुझे क्या क्या दिख रहा है, एक तो x दिख रहा है, तो x की जगह मैं देखो वहाँ क्या रखूँगा, तो d स्क्वायर, x की जगह रखूँगा q अपॉन ऑफ dt स्क्वायर। हाँ भैया, किसी के पेट में दर्द हो रहा है ये सुनकर? किसी के पेट में दर्द, बात समझ में आ रही है? अब प्लस बताओ तो मुझे b की जगह क्या रखूँगा भाई, b की जगह क्या रखूँगा, b की जगह रखूँगा आपका r, b की जगह r बुरा, और m की जगह क्या रखूँगा, m की जगह रखूँगा आपका l, ठीक है। और प्लस ये हो गया आपका dq अपॉन dx अपॉन dt, dx अपॉन dq अपॉन ऑफ dt, ठीक है। और प्लस k बाई एम, k बाई एम, k बाई एम, k बाई एम, k 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 इक्वल टू 1/c, k इक्वल टू 1/c, अरे c इक्वल टू 1/k ना, तो k इक्वल टू 1/c, यानी कि ये हो जाएगा आपका 1/c, पहली बात। और इस m की जगह रखूंगा, इस m की जगह रखूंगा मैं आपका l, यानी ये हो जाएगा मेरा LC ओ लालची, और इस x की जगह रखूंगा मैं q इक्वल टू 0। ये बन गई अपनी इलेक्ट्रिकल डैम्प्ड मोशन की इक्वेशन। यानी कि जो काम वहां तेरा बी करता था बिना किसी लाग लपेट के, इलेक्ट्रिकल डैम्प्ड मोशन में तेरा वो काम कर देगा यहां अपना प्यारा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का काम भी हीट को लॉस करना, एनर्जी को लॉस करना, और वहां पर भी काम, बी का भी काम यही था। हम दोनों भाई भाई हैं, बात खत्म हो गई। ठीक है साहब, तो बात को आप समझे, ये मैंने कर लिया, यहाँ मेरी बात हो गई। कौन सा मोशन होगा, इक्वेशन में कंपैरिजन कैसे होगा, ये सारी बातें डिस्कस कर लेने के बाद अब आगे की बात। एक मैंने कहा था डैम्प्ड मोशन में दो लॉस होते हैं दोस्त, दो लॉस में से एक लॉस तो था फ्रीक्वेंसी का लॉस, उसको हमने डिस्कस कर लिया लंबा चौड़ा। अब मैं बात करूंगा एम्पलीट्यूड लॉस, और एम्पलीट्यूड लॉस कितना होता है, तो वो होता है तेरा आपका, अब जो एम्पलीट्यूड हो गया वो हो गया आपका a0 e टू द पावर माइनस का b अपॉन ऑफ 2m इंटू टी, ये तेरा एम्पलीट्यूड था। अब तू इसको अगर देखेगा तो ढंग से देख, ये आपका a0 अपॉन ऑफ ये e टू द पावर b अपॉन ऑफ 2m इंटू टी, ये b अपॉन 2m इतना बड़ा नहीं लिखकर अगर मैं लिख देता हूं कि b अपॉन ऑफ 2m इजकल टू आपका गामा था, तो मैं इसको इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकता हूं कि a इजकल टू आपका हो जाएगा a0 अपॉन ऑफ e टू द पावर गामा टी। ई की वैल्यू जो होती है वो तो तुम सब लोग जानते ही हो, 2.718 होती है। इसको याद रखने के लिए 3.5 याद कैसे रखते हैं इसको, 3.5। ई की वैल्यू कितनी होती है, 2.718, मतलब क्या बोलोगे इसको, 3.5, ये वैल्यू हो गई। ए इक्वल टू a0 अपॉन ऑफ गामा टी। अब इसमें गामा b अपॉन 2m जो एक कोफिशिएंट है, ये तो कांस्टेंट है, ये t बढ़ेगा मतलब t बढ़ेगा मतलब पावर बढ़ेगी, पावर बढ़ेगी मतलब इसकी जो नीचे वाला डिनोमिनेटर इसकी वैल्यू बढ़ेगी, डिनोमिनेटर बढ़ेगा मतलब ये a कम होगा, और ये कम होगा तभी तो आपका मोशन डैम्प्ड होगा, यानी यहाँ एक चीज़ आ गई। अब इसी में ही मैं अगर बोलूँगी एनर्जी का लॉस कितना होगा, भाई एनर्जी कितनी है, पहले मैकेनिकल एनर्जी कितनी थी और अब फाइनल मैकेनिकल एनर्जी कितनी है, यानी मैकेनिकल एनर्जी कितनी है। तो शुरुआत में मैकेनिकल एनर्जी थी मान लो E0, जो कि थी हाफ ऑफ k ऑफ a स्क्वायर, सारी एनर्जी मैं पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में मान रहा हूँ। आपकी ये थी साहब, आपका ये लिखो साहब a0 स्क्वायर, a0 लिया है मैंने, ये थी। लेकिन आफ्टर सम टाइम जो आपके पास एनर्जी हो जाएगी वो E हो जाएगी, और वो कितनी हो जाएगी, हाफ ऑफ k। अब आपका ये तो हो जाएगा a का होल स्क्वायर, और आपका a क्या है, a आपका ये रहा, यानी आपका E इक्वल टू हो जाएगा दोस्त हाफ ऑफ k a, ये हो जाएगा आपका a0 e टू द पावर माइनस का गामा लूँ या b अपॉन 2m लूँ, चल b अपॉन 2m ले लेता हूँ, b अपॉन 2m इंटू टी का होल स्क्वायर, यानी आपका E इक्वल टू हाफ ऑफ k ऑफ a0 स्क्वायर e टू द पावर माइनस का, इसका जब स्क्वायर करूंगा तो ये 2b अपॉन ऑफ 2m इंटू टी, ये से कैंसिल हो जाता है, यानी E इक्वल टू हो गया, ये E0 हो गया, ये तो E इक्वल टू हो गया E0 e टू द पावर माइनस का b अपॉन m इंटू टी, यानी यहां से ये आपके पास एनर्जी आ गई। कितनी एनर्जी का लॉस होगा साहब टी टाइम बाद में, तो आप ई में से E0 को लेस कर दो, आपके पास पता लग जाएगा।
ये तो मैंने इसके फॉर्म में ले लिया। अगर मैं इसको ऐसे नहीं लूं और इसको मैं ऐसे ले लूं कि ई क्या होगा साहब, ये आपका हाफ ऑफ के ऑफ आपका ए, ये ए नॉट स्क्वायर ई टू द पावर माइनस का गामा इंटू टी, इसका स्क्वायर करूंगा तो ये आ जाएगा। ये गामा की फॉर्म में बोलूंगा तो माइनस का ट्वाइस ऑफ गामा टी, ये हो जाएगा। अगर गामा की फॉर्म में बोलोगे तो वो लिखा जा सकता है। यानी आपका यहाँ से E इजकल टू, ये हो गया आपका ई नॉट ई टू द पावर माइनस का ट्वाइस ऑफ गामा इंटू टी। गामा की वैल्यू B/2m रखोगे तो ये चीज आएगी यार। तो यहाँ हम लोग ये सब रख सकते हैं, यानी मैकेनिकल एनर्जी इस तरह से लॉस होगी। अब सवाल उठता है कि क्वेश्चन कैसे उठेगा, क्वेश्चन किस तरह से उठाए जाएंगे। तो ये मैं तुम्हें आराम से और डिटेल से समझाना चाह रहा हूं। अगले 15 मिनट के अंदर हम सब कुछ चीजें कर डालेंगे और डैम्प्ड मोशन के हम बादशाह होंगे, अगर मैंने जो समझाया है अगर वो आपको समझ में आ गई है तो। देखिए साहब, अगर आपको कोई एक आदमी न्यूमेरिकल दे और न्यूमेरिकल ये दे देवे कि आफ्टर व्हाट टाइम, कितने समय के बाद एक बॉडी जो कि डैम्प्ड मोशन में है, अंडर डैम्प्ड मोशन में है, और उसका भाई क्रिटिकल डैम्प्ड और उसकी तो बात ही मत करो, उसमें तो मोशन ही नहीं हो रहे हैं, अगर हो रहे हैं तो थोड़ी देर बाद रुक गया। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि यार क्या बताऊं, कुछ है ही नहीं करने के लिए, कुछ बचा ही नहीं। अब तो कर दिया हमने, अब तो सिर्फ पिछले सालों में जो क्वेश्चन आ चुके हैं उनको देखो और कर डालो। बाकी मैंने तो आपको सारा समझा दिया। रेडियो एक्टिविटी पढ़ा है, हम लोग रेडियो एक्टिविटी पढ़ा रहा हूं। वहां एक टॉपिक था आफ्टर टाइम टी कितने रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बचे थे डिसइंटीग्रेशन होने से पहले, यानी कितने डिसइंटीग्रेबल एटम्स हैं। ये एन नॉट इनिशियल डिसइंटीग्रेबल एटम्स थे, न्यूक्लियाई थे ये, एन नॉट ये। तो अगर आपसे वहां पूछा गया था 12th क्लास के अंदर कि हाफेज किसे कहते हैं साहब, तो वो टाइम जिसके बीत जाने के बाद किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट में आधे एटम्स डिसइंटीग्रेट हो जाएं, मतलब आधे बच जाएं, यानी एक्टिव एटम्स आधे बच जाएं। तो कितने बच गए साहब, ये n बच गया n0/2। तो जितने टाइम में आधे बचे रह जाएं उसको बोलते हैं हाफेज। तो वहां आप लोग करते थे n0 e टू द पावर माइनस का लैम्डा और यहां लिखते थे t हाफ। इस लैम्डा को जानते हो ना, डी के कॉन्स्टेंट। तो यहां आएगा n0/2 इजकल टू, ये था आपका n0 e टू द पावर लैम्डा और ये आपका t हाफ। चल भाई चल, यानी कि 1/2 इजकल टू 1/e लैम्डा और t हाफ। उल्टा कर दो साहब, यानी कि आप यहां से चलेंगे तो e ऑफ लैम्डा ऑफ t हाफ इजकल टू आपका हो गया 2। दोनों तरफ आप लॉग ले डालो तो लॉग ऑफ e टू द बेस e बच जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा लैम्डा ऑफ t हाफ इजकल टू लॉग ऑफ e टू द बेस 2। आप लोग ये लिखते थे और इसकी वैल्यू 1 होती है, यानी t हाफ इजकल टू लॉग ऑफ e टू द बेस 2 अपॉन ऑफ लैम्डा, यानी t हाफ इजकल टू आपका यहाँ 10 की बेस में बदल देते थे तो आपका फाइनली आंसर आता था 0.693 अपॉन ऑफ लैम्डा। अब यहाँ लैम्डा आपका डी के कॉन्स्टेंट होता था इक्वेशन में, यहाँ इसकी जैसी इक्वेशन लिखूंगा मैं अब, और ठीक ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन नीट में आया। भाई नीट में जो क्वेश्चन होता है वो हलवा होता है, हलवा। जेई में जो क्वेश्चन आएगा थोड़ा सोचने के लिए मजबूर करेगा, बट नीट के क्वेश्चंस हलवा क्वेश्चंस हैं। मतलब फिजिक्स की थोड़ी सी बेसिक नॉलेज ले लो, थोड़ा सा ढंग से समझ लो, कॉन्सेप्ट समझ लो तो चीज अपने आप हो जाएंगी। नीट का वो क्या क्वेश्चन है वो मैं आपको बताऊंगा अभी, पर फिलहाल मैंने ये कह दिया कि एम्पलीट्यूड को डैम्प्ड मोशन में, अंडर डैम्प्ड मोशन में एम्पलीट्यूड को आधा होने में कितना टाइम लगेगा। यानी सेम आप यहां एक्टिव एटम्स का आधा कर रहे थे नंबर और यहां आपने एम्पलीट्यूड आधा कर लिया, तो बात तो यही थी। ऐसी की ऐसी इक्वेशन थी यहां पे भी, a इजकल टू ये a नॉट इनिशियल एम्पलीट्यूड e टू द पावर माइनस का b/2m नहीं लिखूंगा मैं, तो उसकी जैसा ही रूप बनाऊंगा था माइनस का गामा इंटू आपका ये t। तो यहां पर ये वाला t आपने मेरे से पूछ लिया
तो अगर मैं ये कह दूँ कि कितने टाइम बाद में, सपोज टी टाइम बाद में, ये हाफ हो गया, यानी हाफ हो गया मतलब ये ए नॉट बाई 2 हो गया। तो चल भैया चल, यानी 1/2 इज इक्वल टू 1/ऑफ ई टू द पावर गामा टी। ये गामा तेरा वही b/2m है, कन्फ्यूज मत हो जाना। यानी कि आपका e ऑफ गामा टी इज इक्वल टू 2 लॉग ले ले लॉग ई टू द बेस, आपका e गामा टी इज इक्वल टू लॉग ऑफ ई टू द बेस 2, और ये हो जाएगा गामा टी इज इक्वल टू लॉग ऑफ ई टू द बेस 2, यानी कि t इज इक्वल टू लॉग ऑफ ई टू द बेस 2 अपॉन ऑफ गामा। और इसको अगर सॉल्व करेगा तो t इज इक्वल टू 0.693 अपॉन ऑफ गामा। ये आपका इसका आंसर हुआ। सेम मिला, सेम 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 सेम। यहाँ देख और वहाँ देख। नीट में क्वेश्चन जो था वो क्या था, वो ऐसा कुछ क्वेश्चन था, है ना। इसको हटा रहा हूँ यहाँ से, और यहाँ की एक बात फिर से करूँगा, मतलब कंपैरिजन चलेगा अपना, रेडियो एक्टिव वर्सेस डैम्प्ड मोशन। बिल्कुल सिंपल, अपन बिल्कुल सिंपल कर देंगे चीज़ को। तो यहाँ से जो क्वेश्चन था वो ये था कि एक इक्वेशन दे दी थी आपको कि x इक्वल्स डैम्प्ड मोशन की, ये आपका a था और e की पावर माइनस का 0.1 इंटू टी, ऐसी कोई इक्वेशन दे रखी थी, और आपसे पूछा था कि एम्पलीट्यूड कितने टाइम बाद में आधा हो जाएगा। तो आधा हो जाएगा मतलब मुझे a/2 करना था, यानी मैं सिंपल करूँगा, मैं तो भैया टाइम t निकालूंगा और टाइम t की वैल्यू लिखूँगा 0.693 अपॉन ऑफ गामा। ये गामा यहाँ पर जब इसकी कंपैरिजन होगा तो 0.1 आएगा, यानी t इज इक्वल टू 0.693 अपॉन ऑफ 0.1। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करोगे तो चलो भैया चलो इंटू 10, यानी कि t इज इक्वल टू 6.93 सेकेंड 7 सेकेंड। ये लो, ये क्वेश्चन था उसमें, ये नीट का क्वेश्चन था, यहाँ से पूछ लिया। और ये तो हॉट क्वेश्चन है, कितने टाइम बाद में एम्पलीट्यूड आधा हो जाएगा। उसके बाद कोई काम धंधा ही नहीं है, यही क्वेश्चन देता वो, उसके बाद कोई काम धंधा नहीं है। मैक्सिमम बुक्स में क्वेश्चन मिलेगा यार, सीधा सा फॉर्मूला याद रखना, 0.693 अपन गामा की वैल्यू नहीं दे रखी तो b/2m रख दे, यानी इसी को आगे बढ़ाएंगे अपन। तो t इज इक्वल टू जो तुमने बोला 0.693 अपॉन ऑफ ये गामा को लिख दे, गामा को लिख दे भैया b/2m, यानी 0.693 अपॉन ऑफ b/2m। ये ले, इस फॉर्म में ले ले, अगर ऐसे नहीं देवे तो ऐसे दे देगा, हमें कहाँ तकलीफ है, हम तो ऐसे कर देंगे उसको। मतलब एक ही क्वेश्चन है उसके पास, और कोई क्वेश्चन ही नहीं है। अच्छा, अगर ये पूछे कि यार भैया वो बता, एनर्जी जो थी वो कितने टाइम बाद में आधी होगी, एनर्जी पूछ रहा है हमसे, मतलब हम एनर्जी का फॉर्मूला लगा देंगे। भाई एनर्जी का फॉर्मूला लगा दो आप। एनर्जी का फॉर्मूला क्या था आपका था E, याद करो E0, और यहां था आपका e टू द पावर माइनस का, यहां था आपका b/m इंटू टी, यानी कितने टाइम बाद में आधा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना, सपोज टी टाइम बाद में हो जाएगा, तो ये अपना E0/2 इज इक्वल टू ये आपका E0 e टू द पावर माइनस का b/m इंटू टी, इस b/2m, यानी आपका b/2m इज इक्वल टू गामा था, यानी आपका b/m इज इक्वल टू 2 गामा हो जाएगा यहाँ पर। तो आप उससे सॉल्व कर लो यहाँ से, और इससे आपका t की वैल्यू निकाल लो, यानी आपका यहाँ से गया 1/2 इज इक्वल टू 1/of e टू द पावर ट्वाइस ऑफ गामा इंटू टी। सॉल्व कर लो, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। मतलब यहाँ तकलीफें नहीं है हमें। तो कौन से क्वेश्चंस आ चुके हैं, कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, या ये पूछ ले कि भैया कितने टाइम के बाद में एनर्जी जो है अपनी इनिशियल एनर्जी का, अपनी जो एनर्जी थी वो अपनी इनिशियल एनर्जी का जो होगा वो 1/4 हो जाएगी। भाई 1/4 हो जाएगी, यानी आपका E क्या होती है, आपकी E होती है हाफ ऑफ k ऑफ a स्क्वायर, ये होती है, और e टू द पावर माइनस का b/m इंटू टी। तो अब आपसे पूछ लेता है कि भाई एनर्जी कितने टाइम के बाद में जो आपकी एनर्जी है वो अपनी जो शुरुआत वाली जो एनर्जी थी जो आपकी E0 थी उसकी हाफ हो जाती है। तो E0 तो ये थी आपकी, यानी E0 इज इक्वल टू होता है आपका हाफ ऑफ k ऑफ a स्क्वायर। अब इसकी हाफ करनी है तो भाई इसकी 1/4 करनी है। इसकी 1/4 कैसे करोगे, जब आपका एम्पलीट्यूड आधा हो जाएगा, तो एम्पलीट्यूड आधा होने का टाइम तो आपने सीधे निकाल रखा है। मतलब मैंने कहा कितने टाइम बाद में एनर्जी अपनी इनिशियल एनर्जी की 1/4 हो जाएगी। अब एनर्जी अपनी इनिशियल एनर्जी की 1/4 कब हो जाएगी, जबकि आपका एम्पलीट्यूड आधा हो जाएगा। एम्पलीट्यूड आधा होने का सीधा फॉर्मूला आपके पास है 0.693 अपॉन गामा। तो 0.693 अपॉन गामा से सीधा निकालो आप,
बात समझ में आ रही है? तो क्वेश्चन कैसे करना है ये चीज हमारी क्लियर होनी चाहिए। लेकिन अभी एक दो अच्छे क्वेश्चन हमारे बाकी हैं, वो एक दो अच्छे क्वेश्चंस क्या हैं वहां मुझे आपको बताना है, और वहां आप ध्यान से सुनना मेरी बात को। जो मैं क्वेश्चन में दे रहा हूं उस बात को पकड़ना, अगर आपने उस बात को पकड़ा और उस बात को अगर आपने समझा तो ही आपने चैप्टर पढ़ा है, अदरवाइज ये चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ है। देख भैया क्या है कि एक सिंपल पेंडुलम है और ये किसी एक लिक्विड में वाइब्रेट कर रहा है इस तरह से इसमें। तो जब ये यहां और यहां जाएगा तो इसमें डैम्पिंग फोर्स लगेगा, और डैम्पिंग फोर्स की वजह से डैम्पिंग रिटार्डेशन होगा, मतलब इसकी वेलोसिटी कम होगी। तो डैम्पिंग रिटार्डेशन की वैल्यू दे रखी है किसी क्वेश्चन में, यानी डैम्पिंग रिटार्डेशन इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू दैट रिटार्डेशन इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। और डैम्पिंग कांस्टेंट जो है वो बी है, यानी यहां डैम्पिंग कांस्टेंट बी दे रखा है, बट डैम्पिंग कांस्टेंट कौन सा वाला? रिटार्डेशन का। मतलब आप मेरी क्वेश्चन को वापस सुने, कह रहा है कि एक पेंडुलम एक ऐसे लिक्विड में वाइब्रेट करता है जिसपे उस लिक्विड की वजह से जो लगने वाला रेजिस्टिव फोर्स है उसकी वजह से उसका जो रिटार्डेशन कांस्टेंट जो है, रिटार्डेशन कांस्टेंट इज बी एंड रिटार्डेशन इज प्रोपोर्शनल टू वी, यानी आपका रिटार्डेशन जो है वो वी के प्रोपोर्शनल भी है। मतलब आपका यहां पर जो बी दे रखा है, ये बी जो आपका ये वाला बी है, ये बी फोर्स डैम्पिंग कांस्टेंट वाला बी नहीं है, रिटार्डेशन के साथ में बी है। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे? यानी इसने तो कह दिया कि आप जो लेते हो F इक्वल्स आप लेते हो माइनस का BV। अब मैं माइनस नहीं लगा रहा हूं, मैं सीधा BV लगा रहा हूं। माइनस का मतलब मुझे पता लग गया रिटार्डेशन कह रहा है, मतलब बात क्लियर हो गई। यहां पर M ऑफ A ऑफ D, यानी आपका M ऑफ AD, ये आपका रिटार्डेशन वाला, ये आपका रिटार्डेशन है, और इजिकल टू आपका ये BV, और यहां से इस M का अगर मैं डिवीजन करूं यहां से इधर, तो ये जो B में M का जो डिवीजन होगा उसको वो B कह रहा है, तो इसको मुझे B डैश मानना पड़ेगा, यानी ये आपका B डैश हो गया। मतलब मेरा B डैश अपॉन ऑफ M, B डैश अपॉन ऑफ M इजिकल टू मेरा V है, ये आपका AD है। यानी मेरा जो AD है वो आ रहा है B डैश, और ये मुझे कहा गया है B डैश अपॉन ऑफ M की वैल्यू कही गई है क्वेश्चन में कि ये BV है, और माइनस तो होता ही होता है, तो मैंने यहाँ माइनस लगा लिया, यहाँ माइनस लगा लिया, और वो जो फोर्स वाला जो आपका डैम्पिंग कांस्टेंट होता है उसको मैंने बी नहीं बनाया, मैंने उसको बी डैश मान लिया है। अब इन दोनों में यहाँ क्या रिलेशन बना है वो रिलेशन आपको बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ आपका ये जो बी है, ये जो बी है और उस वाले बी में जो रिलेशन है कि बी डैश डैम्पिंग कांस्टेंट अपॉन ऑफ एम इजल टू ये बी, और ये है रिटार्डेशन कांस्टेंट वाला, यानी बी डैश इजल टू हो गया आपका एम ऑफ बी। अब क्या करेंगे? क्वेश्चन ये था कि जब ये वाइब्रेट कर रहा था इसमें, तो इसका एम्पलीट्यूड जो होता है वो ए से जो ए नॉट था उसे ए नॉट अपॉन ई होने में जनरल कितना टाइम लगता है? पहले मैं इसका क्वेश्चन कर देता हूं। यानी कि आपका फॉर्मूला होता है ए इजकल टू ए नॉट ई टू द पावर माइनस का बी अपॉन ऑफ 2m इंटू आपका ये टी, यानी ए इजकल टू आपका ये ए नॉट ई टू द पावर माइनस का गामा टी। ये गामा की वैल्यू बी अपॉन एम है, और उसने अपने क्वेश्चन में दिया है, सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं पहले, कि कितने टाइम के बाद में ये जो अपना ए है ये ए नॉट अपॉन ई हो जाएगा, यानी कितने टाइम के बाद में आपका ये ए जो है वो ए नॉट अपॉन ई हो जाएगा। मैंने कहा सपोज टी टाइम बाद में हो जाएगा, बात समझ रहे होंगे आप लोग। तो यहाँ अगर मैं बात करता हूँ तो ये ए नॉट अपॉन ऑफ ई इजकल टू ये आपका ए नॉट अपॉन ई टू द पावर गामा टी, ठीक है, ये से कैंसिल हो जाएगा, यानी ई टू द पावर गामा टी इजकल टू ई टू द पावर 1। जब बेस सेम है तो पावर बराबर उसकी, यानी गामा टी इजकल टू आपका 1, यानी आपका टी इजकल टू 1 अपॉन ऑफ गामा। ये जो टी है, अब ये सामान्य टी नहीं है, इसको लिखा जाता है टो। अगर हम लोग रेडियो एक्टिविटी पढ़ रहे होते तो हम लोग बात इसको यूं करते कि n इक्वल्स एक्टिव एलिमेंट्स n इजल टू n नॉट ई टू द पावर माइनस का लैम्डा टी होता, और कितने टाइम के बाद
मेरे पास में एटम एन नॉट अपॉन ई बचे रहेंगे, तो आप लोग यहाँ करते कि एन नॉट अपॉन ऑफ ई इज इक्वल टू एन नॉट अपॉन ऑफ ई लैम्डा टो। सपोज टी टाइम बाद में, टो टाइम बाद में ऐसा होता है, यानी ये टो है, ये टो, तो बात वही आ गई, यानी आपका यहाँ पर टो, यहाँ टो इज इक्वल टू हो जाता है 1 अपॉन ऑफ लैम्डा। इसको वहाँ हम लोग बोल देते हैं एवरेज एज, एवरेज एज, औसत आयु जिसे बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एक बॉडी डैम्प्ड मोशन में, अंडर डैम्प्ड मोशन में है और उसका एम्पलीट्यूड जो है वो ए नॉट था शुरुआत में, कितने टाइम के बाद उसका एम्पलीट्यूड जो था वो ए नॉट अपॉन ई हो जाएगा, तो वो टाइम कहलाता है टो। टो से रिप्रेजेंट करूंगा, टो टाइम बाद में हो जाएगा ये 1 अपॉन ऑफ गामा, मतलब 1 अपॉन गामा का मतलब टो इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 अपॉन ऑफ बी अपॉन ऑफ 2m, यानी ये मेरा 2m ऊपर चला जाएगा। ये कहानी होती है सामान्यतः, ये मैंने दिया, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, और मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि कितने टाइम के बाद एम्पलीट्यूड जो है वो ए नॉट अपॉन ई हो जाता है, और मैंने इसका टाइम निकाला, तो वो टाइम में आ रहा है मेरे पास टो, टो इज इक्वल टू 1 अपॉन ऑफ गामा, गामा इज इक्वल बी अपॉन 2m होता है। ये डैम्पिंग कोफिशिएंट है गामा, ये मैंने कहा था शुरुआत से संभाल के रखना इसको, ये वो रोकता है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या किया भाई ने, इस क्वेश्चन में क्या किया कि ये जो रिटार्डेशन वाला जो कांस्टेंट है इसको कह दिया इसने बी है, यानी जो आपका रिटार्डेशन वाला जो कांस्टेंट है, फिर से बता देता हूं मैं आपको, ये हटा रहा हूं यहां से, जो आपका रिटार्डेशन वाला यानी एम ऑफ ए डी जो आपका है इजिकल टू आपका होता है माइनस का बी वी। मैं अब इसको बी नहीं लिख सकता, इसको मैं बी डैश लिखूंगा, क्योंकि उसने किसी और चीज के लिए ये बोल दिया, और ए डी इजिकल टू बोल दिया उसने माइनस का ये आपका बी डैश अपॉन ऑफ एम इंटू वी। अब बी डैश और बी, ये वाला जो कांस्टेंट बनेगा, ये वाला जो कांस्टेंट बनेगा, भाई इस कांस्टेंट और इस कांस्टेंट की डायमेंशन तो सेम नहीं है, क्योंकि इन दोनों की भी सेम नहीं है, तो फोर्स है, ये एक्सेलरेशन है। तो अब दोस्त मेरे, मेरी बात को सुन, उसने हमें इस क्वेश्चन में दिया था कि मैंने इस सिंपल पेंडुलम को पानी में डाल दिया, और जो रिटार्डेशन कांस्टेंट जो है एक्सेलरेशन का वो आपकी वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है, और कांस्टेंट रिटार्डेशन कांस्टेंट जो है वो बी है, मतलब वो इसकी वैल्यू देना चाहता है मुझे बी, यानी मैं इसको लिखूंगा ए ऑफ डी इज इक्वल टू माइनस का बी ऑफ वी, ये लिखूंगा मैं यहां पर। तो वो मुझे पूछता है कि अब इसमें इसका एम्पलीट्यूड ए नॉट अपॉन ई, यानी ए नॉट का ई होने में कितना वक्त लगेगा। मेरा क्वेश्चन समझ पाए आप लोग? एक सिंपल पेंडुलम है, और वो सिंपल पेंडुलम में जो है वो एक ऐसे लिक्विड में वाइब्रेट करता है जिसमें उसका रिटार्डेशन डैम्पिंग कांस्टेंट जो है वो बी है, और वो वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल भी है। तो हम क्या लिखेंगे उसका, ए डी इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ वी, यानी ए डी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी वी। अब ये बी वो वाला बी नहीं है, फोर्स वाला। और कैसे नहीं है कि वो तो ऐसे होता था, एफ इज इक्वल टू माइनस का बी, इस बी को मुझे लिखना पड़ेगा, इस माइनस को लिखना पड़ेगा मुझे माइनस का बी डैश वी। अब मैं अगर इसमें अगर मैं इसकी बात करता हूं यहां पर और यहां पर, मैं अगर कनेक्शन बनाता हूं दोनों में, तो मुझे यहां ये भी बी और ये भी बी, दोनों को मुझे अलग अलग लिखना पड़ेगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये कभी जेई में या किसी में आया हुआ क्वेश्चन है, आप देखिएगा वहां कहां है ये क्वेश्चन, कि ए डी इज प्रोपोर्शनल टू माइनस वी। मतलब क्वेश्चन क्या है कि आपने एक लिक्विड में एक पेंडुलम को डाल दिया है, वो पेंडुलम जो था वो वाइब्रेट करता था, उसका जो रिटार्डेशन जो डैम्पिंग कांस्टेंट है वो बी है, और ये बी के प्रोपोर्शनल भी है। मतलब मैं यहाँ की कहानी पूरी करूँगा, बट असली कहानी तो ये होती है, बट मैं इस जगह बी को यूज कर चुका हूँ, तो मैं यहाँ बी डैश लिखूंगा। और ये वाला बी डैश जो आ गया वो, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो एम ऑफ ए डी इज इक्वल टू हो गया आपका माइनस का बी डैश ऑफ वी, यानी आपका ए डी जो हुआ वो हो गया माइनस का बी डैश अपॉन ऑफ एम इंटू वी। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए डी इज इक्वल टू जो है वो माइनस का बी वी है, यानी कि इस b की वैल्यू एक तरह से इसके बराबर हो गई। अब तो दोनों ही एक्सेलरेशन है ना, तो यानी आपका हो गया b डैश b इज इक्वल टू हो गया b डैश अपॉन ऑफ m, यानी ये वाला जो आपका b डैश है, ये वाला b डैश जो हो गया वो हो गया आपका mb। ये तुम्हारे क्वेश्चन में दे रखा है। अब बात आई कि कितने टाइम बाद में एम्पलीट्यूड जो होता है दोस्त
ये मुझे बहुत अच्छे से पता है कितना टाइम बाद में जो एम्पलीट्यूड हो जाता है वो ए नॉट बाई ई हो जाता है, ये मुझे डायरेक्ट पता है। वो टो टाइम बाद में हो जाता है, तो टो टाइम बाद में हो जाता है, तो टो टाइम क्या होगा, वो टो टाइम बराबर होगा 1 ऑफ आपका गामा, और आपका टो इज इक्वल टू 1 ऑफ गामा। गामा क्या है साहब, गामा क्या होता है, वो होता है b/2m, बट यहाँ लिखाऊंगा b डैश अपॉन 2m, तो ये 2m मेरा ऊपर गया। बट क्वेश्चन इस फॉर्म में नहीं चाहिए क्योंकि ये तो b डैश दे ही नहीं रखा है मुझे। तो b डैश कितना है, b डैश है अपना मिष्टान भंडार MB, यानी टो इज इक्वल टू दोस्त ट्वाइस ऑफ m अपॉन ऑफ MB, m से m कैंसिल, यानी कि आपका टो इज इक्वल टू हो गया इस कंडीशन में 2/b। ये बहुत पहले बहुत जल्दी आपको ये क्वेश्चन वापस भी देखने के लिए मिल सकता है आपके किसी भी कंपटीशन में, और बाकी जगह भी मिल सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2/b यानी इसका आंसर होगा 2/b। लेकिन याद रखना ये वाला b आपका डैम्पिंग कांस्टेंट वाला नहीं है, रिटार्डेशन डैम्पिंग कांस्टेंट वाला है, और दोनों के अंदर आपको अंतर पता होना चाहिए। अब मैं कौन कौन सा क्या होता है कैसे होता है ये मैं आपको पूरा समझा चुका हूँ, फिर भी एक चीज़ है खास है, इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है आप लोगों के लिए, इसलिए बता रहा हूँ। और वो बात क्या है वो देखिएगा, और चीज़ क्या है वो सुनिएगा आप मुझसे, और मैं आपको इस बी और बी का अंतर बताने की कोशिश करता हूँ, फिर मैं इस चीज़ को आगे बढ़ाऊँगा। देखिए साहब, F इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी वी है। इस B, ये डैम्पिंग कांस्टेंट जो कहलाता है, इस B डैम्पिंग कांस्टेंट B की वैल्यू होती है आपकी F/V। डायमेंशन जब आपने निकाली थी तो आपकी आई थी m1 l1 t-2, और ये l1 और ये t-1 थी, ठीक है, यही थी ना। ये ले खुश, यानी कि भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, मतलब इसकी यूनिट बनी थी दोस्त kg/सेकेंड। kg इससे बन गया, सेकेंड इससे बन गया, जो कि यूनिट हो सकती है इसकी ग्राम पर सेकेंड भी। अगर आपको पहचानना है कि कौन सा डैम्पिंग कांस्टेंट दे रखा है, रिटार्डेशन वाला दे रखा है या आपको दे रखा है फोर्स वाला, तो आप सिर्फ और सिर्फ यूनिट से पहचान पाओगे, बाकी कोई तरीका नहीं है आपके पास। अब ये बात तो ये हो गई इसी ग्राम पर सेकंड, यानी आप यहां से इसको समझें। अब अगर रिटार्डेशन वाली बात होती तो मैं वापस करता F इज इक्वल टू माइनस का BV, और अब मैं यहां करता M ऑफ AD इज इक्वल टू माइनस का B ऑफ V, यानी AD इज इक्वल टू माइनस का B/M। ये B/M गामा, तो इसकी यूनिट और गामा वाले की यूनिट सेम होगी, इनटू आपका ये V। अब इसका जो कांस्टेंट है रिटार्डेशन वाले का जो आपके पास में आ गया वो B/M, ये आपका एक कांस्टेंट बन गया। और तो आपकी यहां से जो बनेगी वो क्या डायमेंशन बनेगी साहब, अब इसको मैं क्या बोलूं बताओ आप मुझे। इसको अगर मैं B डैश बोलूँगा तो उधर से पहले से कन्फ्यूजन चालू हो जाएगा अपना। तो मैं इसकी डायमेंशन बताता हूँ आपको कि इसकी डायमेंशन क्या होगी। तो इसकी डायमेंशन होगी B/M की क्या डायमेंशन है दोस्त, तो B/M की डायमेंशन है आपकी AD/V, और AD की क्या होती है L1 और t-2 एक्सेलरेशन की, और वेलोसिटी कितनी होती है L1 और t-1, यानी कि चल भैया L0 तू भी ऊपर चल, तू ऊपर चलेगा तो तू जाएगा t-1, यानी आपके पास में इसकी यूनिट आएगी पर सेकेंड। मतलब भिड़ू बात यह है कि ग्राम पर सेकंड दे रखा है, सुन ले, ग्राम पर सेकंड दे रखा है, केजी पर सेकंड दे रखा है, तो बी दे रखा है फोर्स वाला डैम्पिंग कांस्टेंट दे रखा है, और पर सेकंड दे रखा है तो इसका मतलब रिटार्डेशन वाला दे रखा है। उससे वो निकालना है, तो उससे वो कैसे निकलेगा, एम से मल्टीप्लाई कर, उसको एम से मल्टीप्लाई करेगा पर सेकंड, यानी रिटार्डेशन वाला जो दे रखा है उसको एम से मल्टीप्लाई कर दे तो ग्राम पर सेकंड या केजी पर सेकंड आ जाएगा। बात समझ गया होगा मेरी, मतलब इस चीज़ को समझना जरूरी है। ये यहाँ पर अपना जो डैम्प्ड मोशन की जो बातें थी वो बातें अपनी क्लियर होती हैं, लेकिन अभी छोटे छोटे से कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं जो दमादम कर लेते हैं अपन लोग फटाफट कर। अब टाइम मत लगा। जैसे मान लो मैं ये कहता हूं और रेडियो एक्टिविटी से समझाऊंगा, बात कर रहा हूं रेडियो एक्टिविटी की और समझाऊंगा तेरे को टॉपिक डैम्प्ड मोशन का। शुरुआत के अंदर N0 रेडियो एक्टिव एलिमेंट थे, एक हाफ एज बीती
और बच गए एन नॉट अपॉन 2, यानी इतना आपका एम्पलीट्यूड बचेगा, मतलब इतने आपके एटम्स बचे हुए हैं एक्टिव, और एक और हाफ एज बीती और ये हो गए दोस्त एन नॉट अपॉन 4, मतलब 2 स्क्वायर। एक और हाफ एज बीती और ये हो गया एक और बीती, यानी ये हो गया एन नॉट अपॉन ऑफ इसका भी आधा, मतलब 8, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और एक और हाफ एज बीती और एक ऑफ हाफ एज बीतती है तो ये हो जाता है एन नॉट अपॉन इसका भी हाफ अपॉन ऑफ 16, इतने इतने बचेंगे। और एवरेज एज जिसको अपन टो कह रहे थे, टो, अगर मैं बात बोलता हूं कि एन नॉट थे और एक एवरेज एज बीती तो ये बच गया एन नॉट अपॉन ई, एक और बीत गई एन नॉट अपॉन ऑफ, ये हो जाएगा ई का स्क्वायर, और एक और बीती तो आपका एक और टो बीती, यानी आपका एक और टो तो ये हो जाएगा एन नॉट अपॉन ऑफ ई का क्यूब, और ऐसे ही एक टो और आ गया तो ये एन नॉट अपॉन ई की पावर 4 हो जाएगा। ऐसा आप लोगों ने रेडियो एक्टिविटी में करा हुआ है। मेरा यहाँ कैसे, मेरा यहाँ से क्या रिलेशन, मेरा यहाँ से बहुत गहरा रिलेशन है। ए नॉट एम्पलीट्यूड था और टी ये टाइम बीता, इतना टाइम बीता और ये बच गया ए नॉट अपॉन 2, फिर एक और हाफ एज के बराबर का टाइम बीता और ये हो गया ए नॉट अपॉन 4, फिर एक और बीता टी हाफ बीता और ये हो गया आपका एन नॉट अपॉन 8, और एक और बीता मतलब हो गया एन नॉट अपॉन ये टी हाफ, ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 4, मतलब अपन फिलहाल 16 लिखेंगे। यानी 1 2 3 और 4 हाफ एज के बाद में 16 मतलब 2 की पावर 4, 3 हाफ के बाद में तीन हाफ एज के बाद में एन नॉट अपॉन 8, एंड 8 का मतलब 2 की पावर 3, 4 का मतलब 2 की पावर 4, यानी कि अगर मैं आपको कहता हूं कि एन हाफ एज बीत गई है तो अब एन नॉट लिख दिया यार, यहां एन नॉट नहीं मेरे भाई, ए नॉट, मेरे भाई ए नॉट, एम्पलीट्यूड की बात कर रहा हूं यार, एन नॉट कहां से घुस जाएगा। अब मैंने आपसे कहा कि अगर 5 हाफ एज के बराबर का टाइम बीत गया तो अब एम्पलीट्यूड क्या बचेगा, तो आपका 5 हाफ एज या 4 हाफ एज के बाद में पूछूंगे, चलो 5 हाफ एज के बाद में पूछ लेता हूं, तो आपका एम्पलीट्यूड बच जाएगा ए इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2 की पावर 5, यानी एक फॉर्मूला बन गया कितना एम्पलीट्यूड बचेगा एन हाफ एज के बाद में, तो ए बचेगा जो कि हो जाएगा ए नॉट अपॉन 2 की पावर एन। बात समझ में आ गई, रेडियो एक्टिविटी की तरह ही अपन इस चीज को निकाल लिया। यहां एन कितनी हाफ एज 5, ये 5, यानी आपके पास में ए बचेगा ए नॉट अपॉन 32, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यानी 5, अगर मैं ये कहता हूं कि सपोज 5 सेकंड के बाद, 5 सेकंड के बाद किसी भी एसएचएम करती हुई बॉडी जिसपे एक ड्रैग फोर्स लगता है उसका एम्पलीट्यूड मतलब ए नॉट अपॉन 2 हो जाता है, 5 सेकंड बाद में ए नॉट अपॉन 2 हो जाता है, यानी आधा हो जाता है, 5 सेकंड के बाद में वो आधा हो जाता है उसका एम्पलीट्यूड। तो मैं अगर आपसे पूछ लूं कि यार ये बताओ तो कि 25 सेकंड बाद में क्या होगा, तो 25 सेकंड बाद में क्या होगा, तो आपको ये देखना है 25 सेकंड में उसकी कितनी ऐसी हाफ एज आ चुकी हैं, तो आपको पता लगेगा 5, यानी आपका एन की वैल्यू आ गई 5 का मतलब ये वाला, इस तरह सॉल्यूशन करेंगे। इसी तरह से अगर मान लो एक टो के बाद की बात करूं, टो के बाद की बात करता हूं, तो कैसे करेंगे आप लोग, यहां देखें साहब, अगर मैं टो की बात करता हूं यानी आपका ए नॉट था, अब एक टो बीता, इस टो का मतलब आपका जो था वो टो बराबर था आपका 1 अपॉन ऑफ गामा वाला, यानी टो इज इक्वल टू था आपका 1 अपॉन ऑफ बी अपॉन ऑफ 2m, यानी ये वाला जो टाइम था, इस टाइम के बीतने के बाद आपका बच गया था ए नॉट अपॉन ई, ये एम्पलीट्यूड हो गया था। एक और बीतेगा यानी एक टो और आएगा तो ये हो जाएगा ए नॉट अपॉन ऑफ ई स्क्वायर, एक और बीतेगा, एक और टो होगा तो आपका ये ए नॉट अपॉन ऑफ ई क्यूब होगा। ये चीज़ क्लियर होगी, रेडियो एक्टिविटी जैसी ही है, तो ये बात आपको बिल्कुल समझ में आनी चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन था आपके लिए, है ना, जो मैं अर्लियर करा चुका हूँ, शुरुआत जब मैंने की थी तो उससे कर दिया था, और उसमें क्वेश्चन ये था कि भाई एक बॉडी है जो एक इस तरह से उसने अपने तो रेक्टेंगल लिया था, इसने इस तरह से उसमें बनाया है, ये आप क्वेश्चन देखना, और जेई 2019 का क्वेश्चन है अप्रैल वाले में, और क्वेश्चन में क्या किया इसने, यहाँ से ये देखें साहब, ये मैग्नेटिक फील्ड लगा लिया, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, और यहाँ से एक स्प्रिंग
सिस्टम लगाया और उसके साथ में एक वायर, वो जिसकी लेंथ L है, जिसको मैंने पहले बताया था, इसको यहाँ लगा दिया उसने। और शुरुआत में इसका जो एम्पलीट्यूड था वो इसने इधर की तरफ खींच के इसको छोड़ दिया। तो इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। यहाँ से इसको खींच के छोड़ दिया, तो जब आप इसको आगे तरफ दिखा दोगे तो फोर्स पीछे की तरफ लगेगा। वो जो फोर्स था ना, फोर्स, उस F की वैल्यू याद करो, मैंने बताई थी आपको, माइनस का B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन ऑफ R थी। पता है इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? मैं तो आपको 1 मिनट में करा देता हूँ। ये था, और उसमें क्या पूछा गया था आपसे कि भाई इसका शुरुआत में एम्पलीट्यूड A नॉट था, तो आफ्टर व्हाट टाइम, कितने टाइम के बाद इसका जो एम्पलीट्यूड है वो एम्पलीट्यूड A नॉट बाई ई रह जाएगा। A नॉट बाई ई यानी आपका A नॉट बाई ई रहने का टाइम तो मुझे सीधा सीधा सा पता, तो टो पूछ रहा है मेरे से, और टो जो पूछ रहा है वो 1 अपॉन ऑफ गामा होता है। तो आपका गामा जो था वो आपका क्या था साहब? गामा जो था आपका B/2m होता है, यानी टो इजकल टू, ये आपका यहाँ से B/2m इजकल टू होता है आपका गामा। ये आपका गामा होता है। मैं गामा यहाँ निकाल के रख दूँगा, मेरा आंसर आ गया। यानी गामा की वैल्यू यहाँ क्या आ रही है साहब? यहाँ गामा की वैल्यू, पहले अपन लोग B की वैल्यू निकाल लेते हैं। B की वैल्यू कितनी आ रही है साहब? यहाँ F इजकल टू, अगर मैं आपका माइनस का BV से इसका कंपेरिजन कर दूँ, तो ये मैं आपको शुरुआत में ही समझा चुका हूँ, इसी लेक्चर के शुरुआत में ये बात हम लोग कर चुके थे। तो यहाँ पर जो B की वैल्यू, जो डैम्पिंग कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू आ गई थी अपने पास में B स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन ऑफ R। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड B देर का है, L इसकी लेंथ देर की, R ये देर की है, और ये जो वायर है इसकी मास भी देर का है। तो आपका यहाँ से बड़ा आसानी से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1 अपॉन गामा की वैल्यू कितनी होती है दोस्त? ये होती है आपकी B अपॉन ऑफ ट्वाइस ऑफ M, यानी आपका ये ट्वाइस ऑफ M ऊपर गया, ये ट्वाइस ऑफ M आपका ऊपर गया, यानी टो इजकल टू ये 2, ये मास वायर का, और ये B जो था आपका कितना था? B जो था आपका था वो B स्क्वायर L स्क्वायर R। यानी आप बड़े आराम से वो टाइम निकाल सकते हैं जिस टाइम के बाद में इसका एम्पलीट्यूड जो था, शुरुआती एम्पलीट्यूड अगर A नॉट माना जाए तो A नॉट बाई ई कब हो जाएगा? तो बोले भाई इस टाइम पे हो जाएगा। गामा क्या चीज़ होती है? B/2m होती है। तो यहाँ पर क्या जो आएगा? ये B/2m, 2 ऊपर चला गया। B की वैल्यू क्या होगी साहब? B आपका क्या था? डैम्पिंग कांस्टेंट था। डैम्पिंग कांस्टेंट क्या हो गया? आप कैसे कंपेरिजन कर लो, ये मैं आपको शुरुआत में बता चुका हूँ, ये फॉर्मूला आएगा कैसे। तो इससे आपको उसका सभी वैल्यूज दे गई थी, आपको यहाँ से टो निकालना था, कौन सा टाइम के बाद में ऐसा होगा। फाइनली एक शॉर्ट रिवीजन दे देता हूं ताकि कंफ्यूजन खत्म हो जाए। जो पढ़ाया है वो पूरा इस बोर्ड पर एक ही नजर में। ऑसिलेशन कैसे कैसे होते हैं, जो मैंने शुरुआत से पढ़ाया उसकी सारी समरी। अनडैम्प्ड, डैम्प्ड, मेंटेन्ड एंड फोर्स का स्पेशल केस रेजोनेंस। अनडैम्प्ड देखने को नहीं मिलता है, बट पढ़ते हम लोग इसी को ही है। किसी भी तरह का कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं होता है, और इसके अंदर आप इस तरह से जब मोशन कराते हो तो इसका जो मोशन होगा वो ये चलेगा, ये, और एम्पलीट्यूड का कोई लॉस नहीं होगा। इसका ओमेगा नॉट जो होता है वो अंडरवुड में K/m होता है। इसकी जो इक्वेशन होती है वो x इक्वल टू आपका A साइन ऑफ ओमेगा नॉट T प्लस फाई होती है। ये हमने शुरुआत में पढ़ा था इसका, और SHM में इसी को ही पढ़ते हैं। डैम्प्ड मोशन जो होता है, डैम्प्ड मोशन में क्या होता है साहब? इसका डिस्प्लेसमेंट कैसा होता है? तो डैम्प्ड में, अंडर डैम्प्ड की बात करेंगे, अंडर डैम्प्ड की अगर आप बात करोगे तो ये मोशन आपका इस तरह से लगातार ही कम होता जाएगा। और इसकी अगर हम लोग इक्वेशन बनाते हैं, तो इसकी इक्वेशन जो बनती है वो बनती है आपकी, कौन सी इक्वेशन बनती है भैया? x इक्वल्स a टू द पावर माइनस का B/2m इंटू T साइन ऑफ ओमेगा डी टी प्लस का फाई। ये इसकी इक्वेशन बनती है। इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या थी? इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन थी d स्क्वायर एक्स अपॉन ऑफ डी टी स्क्वायर प्लस का ओमेगा नॉट स्क्वायर ऑफ x इजकल टू 0। इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या थी? तो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन 2 मिनट बाद में लिखूंगा, पर पहले अपने पास से यहाँ 2 तरह के लॉस होते हैं। एक तो यहाँ इसी को लिख लेते हैं x इजकल टू a टू द पावर माइनस का गामा टी कैसे लिख दिया भैया मैंने, और ये साइन ऑफ ये आपका ओमेगा डी टी प्लस का फाई, ये डी टी प्लस का फाई, यानी थोड़ा साफ लिख देता हूँ। ये ओमेगा डी नीचे है, ये ओमेगा डी टी है। ये 2 तरह के लॉस, एक एम्पलीट्यूड का लॉस और एक इसका लॉस। इसका लॉस में आएगा था आपका ओमेगा डी इजकल टू अंडर रूट में कितना था? K/m माइनस का B स्क्वायर अपॉन 4m स्क्वायर, यानी आपका ओमेगा डी इजकल टू एक तरह से अंडर रूट में ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस का गामा स्क्वायर। ओमेगा नॉट की वैल्यू और गामा की वैल्यू रख दी मैंने। अब यहां पर 3 तरह के मोशन, इसके बेस पे 3 तरह के मोशन, ओवर डैम्प्ड, क्रिटिकल डैम्प्ड
और अंडर डैम्प्ड। अगर इसकी वैल्यू बी स्क्वायर अपन 4m स्क्वायर की वैल्यू इससे बड़ी है, बताओ कौन सा वाला होगा? ओवर डैम्प्ड। अगर ये बराबर हो जाए तो बताओ कौन सा होगा? अंडर रूट हटा देना। अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो कौन सा वाला होगा? अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो होगा क्रिटिकल डैम्प्ड। और अगर ये चीज बड़ी हो जाए, ये k/m बड़ी है इससे बी स्क्वायर से, तो उस वक्त होगा आपका अंडर डैम्प्ड। ये अपने बात किया था इस जगह के लिए। तीनों के ग्राफ अगर मैं बात करता हूं, बी स्क्वायर अपॉन 4m स्क्वायर की वैल्यू बड़ी है किससे? आपका k/m से, तो कौन सा होगा? ओवर। अगर मैं बात करता हूं और इसका ग्राफ कैसा होगा? इसका ग्राफ सीधा ऐसा होगा, ये लो। और अगर बी स्क्वायर अपॉन 4m स्क्वायर की वैल्यू जो है वो k/m के ठीक बराबर है, तो कौन सा होगा? आपका क्रिटिकल होगा। और इसका ग्राफ कैसा होगा? ये यूं जाके यूं आएगा। ठीक है, करके दिखाऊं? करके दिखाता हूं भाई, करके दिखाता हूं तेरे को। यहां देख कैसे ओवर डैम्प्ड कैसे? यहां से मैंने इसको लिया, यहां से मैंने इसको छोड़ूंगा। ओवर डैम्प्ड बता रहा हूं, ये सीधी आके यहां रुक गई यार, टक से ठक यहां जाके रुक गई। ये दिस ओवर डैम्प्ड। बट आपके पास क्रिटिकल डैम्प्ड जो कि अंडर डैम्प्ड और ओवर डैम्प्ड के बीच की कंडीशन है, ये यहां से यूं जाएगा, दूसरी तरफ जाएगा और ये यहां आके रुकेगा। मतलब यहां तो मैंने थोड़ा सा सेट किया अपने हाथ को, बट ये यहां से यूं जाके और ये यहां रुक गया, यानी ये पोजीशन बनती है। और अंडर डैम्प्ड का मतलब ये लगातार ये अंडर डैम्प्ड। और अंडर डैम्प्ड में क्या होगा? अंडर डैम्प्ड में क्या होगा? आपका बी स्क्वायर अपॉन 4m स्क्वायर की जो वैल्यू है वो छोटी हो जाती है k/m से। और यहां पर जो आपका अंडर डैम्प्ड जो आप लोग बात करते हो, इससे में जो ग्राफ होगा वो ग्राफ आपका कुछ इस तरह से होगा। ये आपका अंडर डैम्प्ड होता है। सारे के सारे जो क्वेश्चन छुपे हुए हैं वो इसी टॉपिक में छुपे हुए हैं। मतलब आपको वो k दे देगा। ठीक है, अब मैं यहां से न्यूमेरिकल बनाना चालू कर देता हूं। कौन कौन से न्यूमेरिकल आपकी लाइफ में आ सकते हैं? आपको वो k दे देगा, m दे देगा, b दे देगा, m दे देगा, और आपसे पूछेगा टाइम पीरियड, यानी टाइम पीरियड t ऑफ d वाला पूछेगा। तो भैया 2 अपॉन ऑफ अंडर रूट में k/m माइनस का b स्क्वायर अपॉन ऑफ 4m स्क्वायर। अब तेरे को अगर उसने सब कुछ दे दिया, k दे दिया, m दे दिया, b दे दिया, आपको सब कुछ दे दिया, तो फिर बचा क्या? t बचा, निकाल ले यार। ये आप ऐसे करके उसका t निकालते हैं। अच्छा, ओमेगा d पूछे तो वो भी निकाल सकते हो आप लोग। अब यहां से अगर मान लो मैं आपको दे देता हूं कि टाइम पीरियड निकाल लिया आपने। अब इसमें यहां से तो क्वेश्चन अपने पास सारे हो गए ओमेगा डी के, बाकी ये रिलेशन वाले क्वेश्चन थे। अब यहां से एम्पलीट्यूड के बारे में बात करें तो एम्पलीट्यूड कितना हो गया साहब? आपका एम्पलीट्यूड हो गया आपका ए इजल्ट शुरुआती एम्पलीट्यूड का आप A0 मान लो, तो ये हो जाएगा आपका A0 e टू द पावर माइनस का। मैं एडवाइस करता हूँ आपको गामा टी से करें। अगर ए पर कोई क्वेश्चन आ रहा है, गामा की वैल्यू याद रखना B/2m होती है। मतलब मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप जो एम्पलीट्यूड का भी क्वेश्चन सॉल्व करने हो, आप इसे सॉल्व करें। फटाफट सॉल्व हो गया आपके क्वेश्चन। जैसे आपसे पूछ लेता है कि भाई 3 सेकंड बाद में एम्पलीट्यूड इतना हो जाता है, तो बताओ 9 सेकंड बाद भी कितना हो जाएगा? भाई 3 सेकंड बाद कितना हो जाता है? A0/3 हो जाता है, तो A0/3 रख दे यहाँ पर, यानी A0/3 रख दे। इजल टू ये हो गया A0 e टू द पावर माइनस का गामा, यानी हो गया 3 गामा। 3 सेकंड बाद में ये हो गया। अब बोलता 9 सेकंड बाद में क्या होगा? भाई मुझे क्या पता 9 सेकंड बाद में क्या होगा। मान लिया x हो गया, x लिख दिया मैंने A0 e टू द पावर माइनस का, यहां मैंने लिखा 9 गामा। अब 9 गामा में मुझे इसको मैं क्या लिख सकता हूं? x इजल टू A0 e टू द पावर माइनस का, ये हो गया मेरे पास में 3 गामा की वैल्यू तो मुझे पता है, इनटू आपके पास में क्या आ रहा है? यहां से 3 और हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू मुझे पता है भाई A0/3 है। ये वाली वैल्यू तो पता है ना, ये वाली वैल्यू तो मुझे पता है। अब ये वैल्यू मुझे पता लग गई, तो आप कैसे 9 गामा को आप इसको सॉल्व कर लो। तो क्वेश्चन कैसे करना है वो क्वेश्चन करना आपको आना चाहिए। यानी क्वेश्चन किस तरह से किया जाएगा, क्वेश्चन किस तरह से होगा, ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। एक और चीज जो कि आपको उलझा सकती है, आपको एक इक्वेशन देता हूं मैं, जो कि अपने इसमें प्रूफ के वक्त निकाली थी। d² x अपॉन ऑफ dt² प्लस का b/m इंटू dx/dt, ये जो थी वो आपके पास माइनस का bv से बनी है ये चीज़, और प्लस का k/m इंटू आपका ये x इजकल टू 0। अब आपको ये इक्वेशन दे दे, एक इक्वेशन ऐसे दे देवे कि d² x अपॉन ऑफ dt² प्लस का 3 ऑफ dx अपॉन ऑफ dt, और प्लस का यहाँ दे देवे 4 ऑफ x इजकल टू 0। और अब आपसे पूछ ले बताओ ये मोशन कौन सा है, ये ओवर डैम्प्ड है, अंडर डैम्प्ड है, क्या है? तो अब आप क्या करोगे? कंपैरिजन करोगे सीधा, b/m इजकल टू 3, यानी आपका b/m, ये b/m इजकल टू आपका हो गया 3, यानी b की वैल्यू हो गई 3m, यानी तैयार हो जाओ, b² की वैल्यू हो गई 9m²। बोलो भाई बालाजी महाराज की जय।
ये हो गया साहब बी की वैल्यू, बी स्क्वायर की वैल्यू होगी 9m स्क्वायर। अब क्या बचा साहब, मेरे पास k बाई एम, यानी मुझे 4km की वैल्यू निकालनी है। यानी आपके पास में k बाई एम, k बाई एम की वैल्यू, k बाई एम की वैल्यू, k बाई एम की वैल्यू आपके पास में हो गई 4 इज इक्वल टू 4, यानी k की वैल्यू हो गई 4 ऑफ m स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ सॉरी 4 ऑफ m, तो 4km की वैल्यू क्या हो गई, 4km की वैल्यू क्या हो गई 4, k की वैल्यू इंटू 4m और इंटू ये वाला m, यानी आपके पास हो गई 16। चलो ये भी आपने पहले वाला एग्जांपल ले लिया, 16 ऑफ m स्क्वायर, 16 ऑफ m स्क्वायर हो गई। तो आपके पास में यहाँ से ये वैल्यू बड़ी है, यानी इसकी वैल्यू 4km की वैल्यू, 4km की वैल्यू, 4km की वैल्यू जो है बड़ी है b स्क्वायर से, यानी मोशन कौन सा हो गया, अंडर वाला हो गया। लेकिन अगर मान लो मैं यहाँ पर मैं देता आपको, इस जगह पे देता मैं, मान लो आपको 6, यहाँ मैं आपको 6 देता, तो आपका ये कर देता, मैं आपको 6 कर देता, और यहाँ पर अगर मैं आपका यहाँ से कर देता हूँ ये 7, तो आपका ये 6 ऑफ m हो जाता, मतलब ये हो जाता मेरे पास 36 ऑफ m स्क्वायर हो जाता। अब 36 ऑफ m स्क्वायर हो जाता, तो 36 ऑफ m स्क्वायर होने के बाद में मेरे पास ये बाकी इक्वेशन एज इट इज़ है, तो यहाँ पे k बाई एम ये होता। अब मेरा b स्क्वायर की वैल्यू 4km से बड़ी है या नहीं है, यानी b स्क्वायर की वैल्यू बड़ी होगी किसे, 4km से। भैया 36 ऑफ m स्क्वायर जो है वो बड़ा ही होता है 16 ऑफ m स्क्वायर से, इसका मतलब मोशन कौन सा हो गया, मोशन हो गया आपका ओवरडैम्प्ड। यानी यहाँ आपकी चीज़ क्लियर होती है। और इस टॉपिक को अब अपन आगे जो है वो अगले जो अपना आज पूरा करना चाह रहे थे, फोर्स वाइब्रेशन और मेंटेन वाइब्रेशन और रेजोनेंस, ये भी करना चाह रहे थे, बट रेजोनेंस अपना रह गया है और अपना फोर्स वाइब्रेशन का पार्ट है वो रह गया है, और एक पार्ट अपना और रह गया है मेंटेन वाइब्रेशन। तो मेंटेन वाइब्रेशन, फोर्स वाइब्रेशन और रेजोनेंस, मैं इसी चैप्टर का एक अगला हिस्सा आपके पास में अपना एक वीडियो शेयर करूंगा आप लोगों के साथ में, और अपन लोग वहाँ पढ़ेंगे उसको। ठीक है, आया समझ में कुछ, बढ़िया, थैंक यू।